आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं जी आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। राधे राधे जी, राम राम। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। मैं भी बढ़िया हूँ जी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का जो सेशन आपका है, आज के जो सारे सेशन है वो 1 से लेकर 3 3:15 तक है, फिर 4 से लेकर 6 है। उसके बाद 6:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है। ये अभी के लिए आपका शेड्यूल है, और बाकी कल आपका संडे है। जो मैं प्लान कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको 4 बजे फाइनल बताता हूँ कि आपकी एक क्लास में ऐड करा रहा हूँ, वो कहाँ पे क्लास ऐड होगी, तो ये मैं आपको 4 बजे के आसपास बताऊंगा। ठीक है, ये क्लास कहाँ पे ऐड होगी अभी के लिए मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ। 4 बजे मैं आपको फाइनल बताऊंगा। चलो जी शुरू करते हैं जी कहानी। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कम क्लासेस है। जी हाँ, कल से आज की जो क्लासेस की संख्या काफी कम है, और देखते हैं जी आज आप कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बार कंफर्म करें यहाँ तक कि कितनी क्लासेस जो है आप देख चुके हैं। कल के बारे में, आज रात की क्लास के बारे में आपको जो है 4 बजे तक बताया जाएगा। सभी कर चुके हैं? ठीक है। डाउट्स के लिए आप जानते ही हैं, आज का डाउट फीचर अनअकैडमी का, इसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। हमने अभी तक जो बात करी, हमने इस्लाम धर्म के बारे में समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम कौन था। धीरे धीरे हम महमूद गजनवी की तरफ गए हैं। उसके बाद हम मोहम्मद घोरी जी की तरफ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान जी की हमने बात करी है। फिर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करी है। उसके बाद हमने इल्तुतमिश की बात करी। मेन की बात करूंगा, अब सारे नाम नहीं लिखूंगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे रजिया सुल्तान की बात करी है। धीरे धीरे यही डायनेस्टी आगे बढ़ी और इसका एंड कराया, और एंड जो हुआ है वो जलाल से हुआ है। जलाल के बाद यहाँ पर अलाउद्दीन आए, और अलाउद्दीन के 4 साल के बाद ये भी एंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है गियासुद्दीन तुगलक आए, गाजी मलिक आए, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आए, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। क्या यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरे जो सीक्वेंस है वो आपके दिमाग में धीरे धीरे छपता जा रहा होगा। ठीक है जी। चलो 5 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहला सवाल, खिज्र खान, नहीं अभी खिज्र खान तक नहीं पहुंचते हैं। गाजी मलिक was the founder of, एक सवाल नंबर 1 आंसर आपका है तुगलक साम्राज्य। द टूम्ब ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इज इन, ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ब्ला ब्ला ब्ला, औरंगाबाद, ये सब। आपका आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली की जगह आपको तुगलकाबाद दिख जाए तो उससे बढ़िया कोई आंसर नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, वो कौन है जिसके समय चंगेज खान जो है, गेंगिस खान भारत आया था। गेंगिस खान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्या? आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। चौथा सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल, डैश इज द ओनली वुमन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। आंसर इसका है रजिया सुल्तान। पांचवा सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप 5 में से अपना स्कोर बता सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते रहेंगे, मेरे पास ज्यादा कंटेंट हो जाएगा सवाल पूछने के लिए, और तब जो सवालों का लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि कुछ खास अभी हमने कवर करा नहीं है। चलो जी आगे भागते हैं, और अब मैं आपके साथ सेशन की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा भूमिका बांधता हूँ पहले। आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने बात करी थी किस तरीके जो है मोहम्मद बिन तुगलक काम करता है। कुछ किस्मत खराब कह सकते हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकलिटी कह सकते हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल नेचर कह सकते हैं, या फिर जो भी रीजंस रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट्स बहुत करे, ट्राई बहुत करा, बट किसी वजह से जो है किसी वजह से जो है आपका साम्राज्य ठीक ठाक चल जाता है 25-26 साल, बट फिर भी कामयाबी हासिल नहीं होती। अब कोशिश करें बेटा, प्लीज सभी लोग सेशन की तरफ आ जाए। ठीक है जी, अब सभी लोग मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेशन की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद हमने बात करी कि इसके मरने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक उस गद्दी पर बैठता है, और फिरोज शाह तुगलक उस गद्दी पर जब बैठता है तो कुछ समय तक राज करता है, अलग अलग शहर बनवाता है। यहाँ तक हमने सारी बात कर ली थी। फिरोज शाह तुगलक की जो है डेथ हो जाती है 1388 में।
फिरोज शाह तुगलक डाइड इन द ईयर 1388, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और माना जाता है तुगलक साम्राज्य का आखिरी जो बढ़िया बादशाह था, महान बादशाह, बादशाह की जगह आप सुल्तान कह सकते हैं, वो था फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद जो तुगलक साम्राज्य था उसका डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी दो तीन लोग जो शुरू के हैं उन्होंने बढ़िया काम करा, उसके बाद धीरे धीरे जो है इनकेपेबल रूलर्स आने लगे और इसके आगे की जो कहानी है वो खराब हो जाती है। आगे चलते हैं जी। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ से ये कहानी आगे तक चलेगी। 1388 के बाद 4-5 लोग आके बैठेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक को इनकेपेबल नहीं माना जाता था। जनरली हम कहते हैं कि वो इम्प्रैक्टिकल था, नॉट इनकेपेबल। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। केपेबल था बट डायरेक्शन सही नहीं बैठी। फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई 1388 में। अरे भैया कमेंट सेक्शन खाली कर दो, डेट्स याद मैं करा दूंगा, चिंता क्यों करते हो, अभी के लिए इधर फोकस करो, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की जो डेथ है वो 1388 में हो जाती है और उसके बाद से मुगल जो हमारा तुगलक साम्राज्य है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग आके यहाँ पे सुल्तान बैठते हैं, कोई भी नहीं टिक पाता। एक ऐसा पर्सन है जो कि कुछ समय के लिए टिक पाता है, जिसका नाम है, जो जनरली माना जाता है, कंसिडर्ड the last ruler of Tughlaq dynasty, ये है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इसे जनरली आखिरी माना जाता है। कंसिडर्ड क्यों लिखा है इसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये जो है करीब करीब आप कह सकते हैं 20 साल के लिए राज करता है, 20 ईयर्स के लिए राज करता है। और ये जो इसके 20 साल हैं ये है 1394 से शुरू होंगे और 1414 तक जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। कंफर्म करें, ठीक है। अब ये जो है ये भी इनकेपेबल ही माने जाते हैं, बट क्यों इन्हें पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक तो इनका जो शासन काल है वो थोड़ा सा लंबा है और दूसरे नंबर पे इनके समय ऐसा इंसान आया था जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन आया है? पेपर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, वो है इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर कौन है, क्या है, सब आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप फोकस करें। इन्वेजन ऑफ तैमूर जो है वो हुआ है, ईयर इसका अगर आपसे को पूछता है तो आंसर है इसका 1398। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखना है। दूसरा, उस समय जो सुल्तान हुआ करता था वो था नसीर उद दिन महमूद तुगलक। समझ गए जी? नसीरुद्दीन लिखने के कई तरीके हैं, मैं हर तरीके से लिख रहा हूँ जिससे पेपर में आपको अटपटा महसूस ना हो। सब एक ही बात है, नासिर तुगलक भी आप कह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ये समझाया कि आखिरी रूलर है, 20 साल तक राज करा है, 1394 से 1414 तक। और तैमूर का इन्वेजन जो है वो इसी के समय हुआ है। पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी सवाल बनता है कि इसने आकर इनडायरेक्टली कौन से साम्राज्य को खत्म करा था? इसने आके इनडायरेक्टली तुगलक साम्राज्य को, तुगलक डायनेस्टी को वीक करा था। यानी तैमूर वीकेंड विच डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा जिक्र तैमूर का करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेपर पूछेगा वो ऑलरेडी स्क्रीन पर है। मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में बातें बता देता हूँ क्योंकि पेपर कुछ नए सवाल भी हर साल बनाता है। जो तैमूर है यही हमारे तैमूर है, आप इन्हें तैमूर भी कह सकते हैं और इन्हीं को आप तैमूर भी कह सकते हैं, इन्हीं को आप तैमूर लंग कह सकते हैं, ठीक है जी। यानी यही है वो जिन्हें हम तैमूर लंग के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लंगड़े थे, इस वजह से इन्हें तैमूर लंगड़ा या फिर तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत क्रूअल थे, माना जाता है कि इनकी जो क्रूअलिटी है, इनकी जो आप कहेंगे बुराई है, इनका जो आप कहेंगे निगेटिव नेचर है वो चंगेज खान से मैच करता था। यानी लंगड़ा मीन्स जिसका एक पैर जो है खराब हो, जो सीधा नहीं चल सकता, जिसका एक पैर खराब हो, ठीक है। अब चीजों को समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं।
ये माना जाता है कि इसने अपने जीवन में लाखों लोगों को मरवाया था, लाखों लोगों को, और बहुत ही बुरे नेचर का इंसान ये माना जाता है। और इसी वजह से शायद आपने सुना भी होगा, जब सैफ और करीना का जब बेटा हुआ था, तो उन्होंने जब ये नाम रखा था तो बहुत ज्यादा न्यूज बनी थी, बहुत बड़ी, कि भाई आपने नाम क्यों रखा है। क्या आपके हिसाब से न्यूज बननी चाहिए थी? मेरे हिसाब से नहीं बननी चाहिए। देखिए, वो किसी भी फैमिली का पर्सनल ओपिनियन है कि वो अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहते हैं। कोई भले ही पब्लिक फिगर है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और उस पर्सनल लाइफ को उसे देना, यानी उसके रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। यानी दो जीवन होते हैं हर इंसान के, एक पब्लिक, एक पर्सनल। आप भी कल नौकरी पे जाएंगे तो आपको एक पब्लिक लाइफ होगी, जिसमें हो सकता है आप 50 लोगों को जानते हो सकता है आप 500 लोगों को जानते हो सकता है 5000 लोगों को जानते हो, लेकिन उसके अलावा जो दो चार पांच लोगों के साथ आपके घर के अंदर की जिंदगी है, उसका उन लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो माना जाता है कि ऐसा बहुत डिबेट हुआ था, बट जो कि मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। खैर, बाकी आप जज करें। अब ध्यान से बात को समझते हैं। इन्होंने क्या करा? अटैक करा। तैमूर अटैक्ड नसीर महमूद। अब मैं नसीर महमूद लिखने लग गया हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इतना कंफर्टेबल होंगे इनके इस नाम से। ठीक है, इन्हें अटैक करा और यहां से पैसे लूटने आए थे। इनका जो इन्वेजन का पर्पस था, माना जाता है सिर्फ लूटना था। एंड लूटेड दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को भी तो पर्सनल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सोनकर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लूटेड दिल्ली सल्तनत। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब ये तैमूर जो आया था, एक जगह पड़ती है, शायद आपने सुनी होगी, तुर्की में एक जगह है समरकंद, शायद आपने सुनी होगी। मैं लिख देता हूँ, समरकंद नाम की जगह है, समरकंद। ब्रैकेट में लिखना ना टर्की, कि यहां से आया था, तो आप कह सकते हैं टर्किश रूलर्स आए। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं जी? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? तैमूर लंग तुगलक डायनेस्टी का रूलर नहीं था संधि, ये लूटने आया था। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब हुआ क्या, इसने क्या करा, दिमाग लगाया, और इसने जो तुगलक साम्राज्य का सुल्तान था, थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको मजा आएगा। नसीर महमूद जो है, इसने क्या करा, इसका एक खास आदमी हुआ करता था। ध्यान से बात को समझना, थोड़ा सा समझना। नसीर महमूद का एम्पायर पूरी तरीके एस्टैब्लिश्ड है। थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, मजा तभी आएगा, रुको। देखिए क्या कहानी है। खिजर खान की थोड़ी सी मैं एंट्री यहाँ कराना चाहता हूँ। एक बार कुछ कमेंट करेंगे? आपके कमेंट्स जो है अटक रहे हैं, मैं देखूं जरा। अब आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पार्ट पे कुछ इश्यू होगा, चलो। देखिए, एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी खिजर खान। खिजर खान, थोड़ा समझने की कोशिश करना। खिजर खान नाम की एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, जो कि मुल्तान का था। आराम आराम, रुकिए, मैं अपने पार्ट पे बेटा एक बार रिफ्रेश करूं। मेरे पार्ट पे शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी आप सब कुछ इग्नोर करो, प्लीज सेशन में बन रहे। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को आवाज साफ आ रही होगी। मेरे पार्ट पे कुछ इशू था, अब मुझे जो है आवाज साफ आ रही है। देखिए, छोटे मोटे टेक इशू जो है हो सकते हैं, आप इसे प्लीज इग्नोर करें। ठीक है, चलो। मैं आपको ये बता रहा था, एक इंसान हुआ करता था, नसीरुद्दीन महमूद। इसका ही एक गवर्नर हुआ करता था, नसीरुद्दीन महमूद, या फिर आप कहें नसीरुद्दीन महमूद से पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको याद है नसीरुद्दीन महमूद नाम का एक इंसान था, जो कि गद्दी पर बैठा था। किसकी जगह, कोई बता सकता है इसकी जगह पे कौन बैठा था? नसीरुद्दीन महमूद की जगह पे कौन बैठा था? नसीरुद्दीन महमूद किसकी जगह पे बैठा था, कोई बता सकता है? फिरोज शाह तुगलक की जगह पे बैठा था, शायद आपको याद होगा, फ्लैशबैक में जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय जब ये दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, तो इसका ही एक गवर्नर हुआ करता था, इक्तेदार गवर्नर, जो भी आप कहना चाहें, जो कि गवर्नर कहाँ का था? मुल्तान का गवर्नर था। मुल्तान एक प्लेस है, मुल्तान का सुल्तान आपने सुना होगा, ये वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। और ये जो मुल्तान का गवर्नर है, इसका नाम था खिजर खान। खिजर खान।
अब देखिए यहाँ पर भी हल्का सा डिबेट है। अधिकतर किताबें यही बात कहती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सरकारी किताबें ये भी कहती हैं कि तैमूर ने बाद में इन्हें मुल्तान का गवर्नर बनाया था। इट हार्डली मैटर्स, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए जो मुद्दे की बात है वो ये है कि खिज़र खान भी अब नजर रखेगा किस तरीके दिल्ली की गद्दी पे, बिकॉज हर बार आपने यही देखा होगा कि जो सेकंड बेस्ट है वही आके बेस्ट बनना चाहता है, जो सीएम है वही पीएम बनना चाहता है। एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक तो निपट चुके हैं और नसीरुद्दीन महमूद अब दिल्ली पे राज कर रहा है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या कहानी है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जब जिंदा थे तो उनका एक इक्तेदार हुआ करता था। अरे भैया पहले पूरी बात तो सुनो। फिरोज शाह तुगलक जब जिंदा थे तो उस समय कोई उनका गवर्नर भी होगा। गवर्नर का नाम था क्या, खिजर खान। कहाँ के गवर्नर थे, मुल्तान के। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई लेकिन खिजर खान तो जिंदा रहेगा। लॉजिकल है भाई, वो थोड़ी मर जाएगा उनके साथ जाके। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद आके गद्दी पे बैठ गए कई सारे लोग बैठे और फाइनली नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। अब नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा और सबको दिख गया भाई ये कमजोर है, तो क्या जो स्मार्ट आदमी है वो ध्यान रखेगा कि अगला अगला जो है मैं बन सकता हूँ। सोच के देखो, बिल्कुल रखेगा ना। समझदार है तो रखना चाहिए उसे। अब नसीरुद्दीन महमूद कमजोर हो गया है और नसीरुद्दीन महमूद का एक दुश्मन जो है वो अटैक करने आए हैं इसके ऊपर। उस दुश्मन का नाम क्या है, तैमूर। तो समझ गए क्या कहानी है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। क्या यहाँ पर ये दोनों मिलकर अब काम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यानी ये दोनों आपस में अब क्या करेंगे, एक हो जाएंगे, लवी डवी हो जाएंगे और मिलकर सोचेंगे कि किसी तरीके नसीरुद्दीन महमूद को मैं हरा देता हूँ। क्योंकि इसे पता है कि तैमूर सिर्फ लूटने आया है तो लूट के तैमूर चला जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद वैसे ही कमजोर है तो गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर बैठूंगा मैं। आई होप आप पूरे तरीके बात समझ चुके हैं। तो माना जाता है कि तैमूर ने दिल्ली को इतना लूटा कि दिल्ली पूरे तरीके ने खाली कर दी और जो दिल्ली सल्तनत का इलाका था वो एक्चुअल में सिर्फ दिल्ली तक ही बचा था। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए दिल्ली सल्तनत कहा जाता है दिल्ली को दिल्ली सल्तनत क्योंकि वो उसकी गद्दी दिल्ली में थी, बट वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। तैमूर ने इतने बुरे तरीके लूटा था कि जो एरिया है वो सिर्फ एक्चुअली दिल्ली बचा था। तो इमेजिन करके देखो कि ना के बराबर बचा था और नसीरुद्दीन महमूद अभी भी जिंदा था। धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेरते हुए पूरे तरीके तबाह कर दिया था। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पाए। अब तैमूर जो है वो सिर्फ लूटने आया था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली की गद्दी पर बैठने में। तो तैमूर ने क्या करा, अपना पैसा लूटा और यहाँ से निकल लिया। क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तैमूर ने अपना पैसा लूटा और उसने कहा अच्छा तो हम चलते हैं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, पक्का। अब इसने जाने से पहले क्या करा, अपने बेटे से बात करी कि क्या तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहोगे। और बेटे का नाम था शाहरुख खान। अब आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, तैमूर, शाहरुख खान, अब क्या कर सकता हूँ, जो नाम है वो नाम है। तो अपने इसने बेटे से पूछा कि क्या तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहोगे। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ ही वापसी जाऊंगा। तो दिल्ली की गद्दी जो खाली हो चुकी है वो क्या एक ऐसे इंसान को मिल जाएगी जिसने मदद करी है, सोच के देखें। यानी दिल्ली की गद्दी जो है तोहफे के रूप में मिल गई खिजर खान को। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। यानी तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान एज द केयर टेकर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं। कई किताबें ये भी कहती हैं तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान एज द रूलर ऑफ मुल्तान। समझ गए जी, मुल्तान का रूलर डिक्लेयर कर दिया था। अब आप कहोगे सर वो तो पहले से ही था। अरे देखिए पहले एक अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को नष्ट करके सेम अथॉरिटी दूसरे के हाथ में आ गई और उसने वही काम कर दिया। यानी मैं मालिक हूं और मैंने अपनी एक फैक्ट्री में एक इंसान को कहा कि जाओ तुम इस मशीन को चलाओ। अब मैं कहीं चला गया, मेरी अथॉरिटी छीन ली गई और आप उस गद्दी पर आ गए और अब आपने सेम बात कही है कि आप जाके उस मशीन को चलाओ। तो भले ही काम सेम है लेकिन दो अलग अलग इंसानों ने करा है, अथॉरिटी अलग है। तो इस तरीके थोड़ा समझने की कोशिश करना। केयर टेकर ऑफ दिल्ली सल्तनत का मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत खोखली हो चुकी है मेरे दोस्त। मुल्तान में जाके बैठ जाओ, राज करो। जैसे ही मौका मिले, जैसे ही मौका मिले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। अब आप कहोगे सर ये कहानी नोट कैसे होगी। कच्चा लालच मत करो, पहले समझने की कोशिश करो क्या कहानी है। धीरे धीरे समझ जाओगे तो नोट मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है जी। ये हिस्ट्री है मेरे दोस्त, हर लाइन नोट नहीं हो सकती।
फिरोज शाह तुगलक का कनेक्शन मुल्तान से था, मुल्तान के खिजर खान से था। नसीरुद्दीन महमूद की दुश्मनी थी खिजर खान से इनडायरेक्टली। तैमूर आया, खिजर खान ने फायदा उठाया, दिल्ली को कमजोर करा और खुद बन गया फिर से रूलर मुल्तान का, यानी अपनी पकड़ बनाए रखी, बाकी सब कमजोर हो गए और तैमूर जो है वापसी चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद जो है वो क्या करते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं और खिजर खान उन्हें गद्दी से हटा देते हैं। खिजर खान जो है रिमूव्ड नसीरुद्दीन महमूद फ्रॉम पावर इन 1412। एक काम करो, पहले इस पेज को नोट करो, फटाफट इस पेज को नोट करो, फिर आगे चलेंगे। डन, ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया खिजर खान ने नसीरुद्दीन महमूद को उस गद्दी से हटा दिया। नहीं बेटा, 1412 के आसपास, 1414 के आसपास आ चुका है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? अब यहाँ पर मैंने 1412 लिखा है। एक और थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। खिजर खान डिफीटेड दौलत खान एंड occupied the seat of Delhi in 1414। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं जी क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि अलग अलग कहानियां होती हैं इतिहास में। सबसे पहले बात को समझना, एक किताब कहती है कि खिजर खान जो है उसने नसीरुद्दीन महमूद को उस गद्दी से हटा दिया, ठीक है जी। दूसरी किताब कहती है कि एक खिजर खान नाम का इंसान था और इसने दौलत खां को हटा दिया। तो क्या इस कहानी को लिंक करके आप ऐसा समझ सकते हो, नसीरुद्दीन महमूद के बाद दौलत खान ने भी ट्राई करा होगा, एक दौलत खां हुआ करता होगा कोई, जिस दौलत खान ने ट्राई करा होगा कि मैं भी दिल्ली की गद्दी पर बैठूं, और खिजर खान ने उसे भी हरा दिया और उसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हो गया। क्या मैं उम्मीद करूं आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए, ये तिजोरी नहीं है घर की जिसे 5 मिनट में लूट लिया जाएगा। ये आपको मोबाइल फोन नहीं है जिसे बाइक पे चलते हुए छीन लिया जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत है, इसे लूटने में सालों लगते हैं। इलाकों पे कब्जा होता है, उसके बाद जो है ऐसे करोड़ों अरबों का माल जो है अपने देश तक, अपने इलाके तक जाता है, तो समय लगता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि अरे सर शाम तक क्यों क्यों नहीं लूटा। बैंक नहीं लूट रहे हैं धूम पिक्चर का कि हाँ गाड़ी देखी रेड लाइट पे, उधर गया होगा, उसने उसका टाइम चेंज करो, गाड़ी को हेलमेट से पलट दिया पुलिस वाली को। ये फर्जीपना नहीं है, समय लगता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पूरे पेज को आप समझ गए हैं। अब कुछ बच्चे तो इस डेटा को देख के परेशान हो जाएंगे कि सर आपने ये क्या लिखवा दिया। पहला सवाल ही बच्चे का होता है, सर दोनों आ गए तो क्या होगा? दोनों आ गए तो क्या होगा मेरे दोस्त? नसीरुद्दीन महमूद पे टिक कराना, क्योंकि वही आपका सटीक आंसर बनता है। बट ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है मेरी। अब आप कहोगे सर ये दौलत खां लोधी है क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? तो अपने पास से आप क्यों मान रहे हो? यानी जब वो दौलत खां लिखा तो दौलत खां ही है, ठीक है। दौलत खां लोधी तो बिल्कुल अलग इंसान है जो अलग समय पे आएगा। लोधी साम्राज्य तो बहुत बात की बात है, तो ये अलग पर्सनैलिटी है, वो अलग पर्सनैलिटी, ठीक है जी। चलें आगे दोस्तों, मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। पक्की बात? चलें आगे। चलो, कुछ बढ़िया बात आपके साथ अब कर लेते हैं अगले पन्ने में। अब यहां पर क्या होगा, न्यू डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट रूलर संस्कृति ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जनरली स्पीकिंग लास्ट रूलर इज नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। न्यू डायनेस्टी, देखिए नाम बहुत कॉमन है। जैसे जो मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है? राहुल नाम है, कितना मॉडर्न नाम है। ये गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था, कहां से हुआ मॉडर्न? समझ पा रहे हैं बात को? यानी नाम तो बस चलते आ रहे हैं ना जाने कब से, तो बस चलते आ रहे हैं, चलने तो क्या जा रहा है। न्यू डायनेस्टी जो है इसकी हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, सैयद डायनेस्टी, ठीक है जी।
सैयद डायनेस्टी की थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा फोकस करें प्लीज स्क्रीन की तरफ। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर माने जाएंगे, अब आप बताएंगे जी कौन माना जाएगा। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर माने जाएंगे खिजर खान। खिजर खान। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, एक बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको सिखाई जो पिछले कोर्स में नहीं थी। वो ये है कि वो कौन सा ऐसा पर्सनालिटी है जो कि गवर्नर हुआ करता था तुगलक साम्राज्य का और आगे जाके बना सुल्तान। ये पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, लेटेस्ट सेट्स को एनालाइज करके डेटा आपके लिए बनाया जा रहा है, तो इस चीज पे खास ख्याल रखा जा रहा है। जो पिछले सालों में कुछ पेपर बने हैं तो उसको, उसमें जो जो सवाल है वो सब आप सीखें, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखे। तो ये पेपर का सवाल था, ध्यान रखना चाहिए। पहले भी कराया था तो बढ़िया है जी, और क्या है। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा, बताया था, बहुत बढ़िया है। देखिए, सैयद डायनेस्टी की आपसे बात करते हैं। अब ये ध्यान रखना, अभी तक जितनी डायनेस्टीज बनी थी, अभी तक जितनी डायनेस्टीज बनी थी, वो सब की सब कैसी थी? सुन्नी डायनेस्टी थी। सुन्नी शिया का फर्क अब मैं नहीं समझाऊंगा, वो हम मेहनत कर चुके हैं सेशन नंबर 1 में। अभी के लिए मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, दिस वॉज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी। अब ये शिया डायनेस्टी क्यों थी? क्योंकि इसके जो हेड थे वो शिया मुस्लिम थे। अभी मैटर ऑफ चांस है कि भाई शिया है कोई और समझदार है और पावरफुल बन के गद्दी पर बैठ गया। इससे पहले जितनी डायनेस्टी थी वो सबके सब सुन्नी वंश थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ गए। खिजर खां जो है उस गद्दी पर बैठते हैं। खिजर खां उस गद्दी पर बैठते हैं, और थोड़ा समझने की कोशिश करना, गद्दी पर बैठते हैं बस, बनते हैं केयर टेकर, सुल्तान नहीं बनते। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से दो इंसान हैं जिन्होंने ऐसा काम करा? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक आप कहेंगे यहां पर खिजर खां। गुड आफ्टरनून। एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक खिजर खां जो है, ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेते। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है जी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ये 1414 से शुरू करते हैं, लमसम 7 साल तक जो है ये राज करते हैं। लमसम 7 साल तक ये राज करते हैं। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ऑप्शन में आपको कोई सा एक देगा या ऐसा कर देगा, बताओ वो कौन सा सैयद रूलर है, इस टाइप की फ्रेमिंग आपको दे देगा। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो जी, आगे चलते हैं। अब कोई तो टाइटल दिया होगा, तो इसको तो सीट ही चाहिए थी। देखिए, आपको समझना होगा, कोई नाम को पसंद करता है, कोई काम को पसंद करता है। किसी को गद्दी चाहिए, किसी को पावर। दोनों में फर्क आप समझ जाएंगे तो आपका आंसर आप खुद निकाल लेंगे। किसी को पावर एंजॉय करनी है और किसी को सिर्फ नाम एंजॉय करना है। समझते हैं जरा। खिजर खान जो है, थोड़ा ध्यान से समझ के देखना, खिजर खान जो है कोई तो टाइटल लेंगे भैया, ऐसा तो नहीं है कि कोई टाइटल नहीं लेंगे। तो एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ रायत ई आला। रायत ई आला, ये कुछ वही हो गया, जैसे समझ गए ना, जैसे वो सिपा सलार बने थे, ऐसे ये भी जो है एक तरीके से अपने अपने आप को एक टाइटल दे देंगे या इन्हें लोग दे देंगे, जिस भी तरीके फ्रेम करो, बात सारी एक ही है। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पाए हैं? ठीक है, अब अगले पेज पे एक बढ़िया बात आपको बताता हूँ। एक किताब है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ के देखना। ये है तारीख ए मुबारक शाही। कमेंट सेक्शन जो है बड़ा दुखी कर रहा है। अभी आपके कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मैं 5-7 सेकंड और देख रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर से मजबूरी में रिफ्रेश करूंगा। तो अच्छा, देखिए, काफी नॉर्मल बात है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जस्ट रिलैक्स। तारीख ए मुबारक शाही, ये किताब है, दिस इज अ बुक। इसमें लिखा गया है कि जो खिजर खां है वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ गॉड। ये क्यों लिखा जाता है? तारीख, स्पेलिंग गलत हो गई है, रुकिए मैं देख लेता हूँ। तारीख ए मुबारक शाही जो है, इस किताब में लिखा है कि खिजर खां जो है सीधा जो है खुदा के फरिश्ते थे या फिर प्रॉफिट के डिसेंडेंट थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? जिससे कि कर्म वाले इंसान, कर्म के नाम पे भी आप इनसे खुश रहो और धर्म के नाम पे भी आप इनसे खुश रहो। रुकिए मैं एक बार रिफ्रेश करूं, बेटा प्लीज कोऑपरेट करें और सेशन में। एक
बार कंफर्म करेंगे। चलो, मैंने अभी आपको जो बताया एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि खिज़र खां जो है ये टाइटल अपना चुनते हैं रायत ई आला का, और माना जाता है ये किताब है तारीख ए मुबारक शाही। उसके अंदर लिखा गया है कि खिज़र खां जो है साक्षात फरिश्ते थे, या फिर आप कह सकते हैं डिसेंडेंट थे प्रॉफिट के या फिर गॉड के। अब क्या यहाँ पर एक मुश्किल सवाल बन सकता है? जनरली हम अबुल फजल वगैरह पे टिक कर देंगे अगर आपसे कोई कहता है जी ये किताब किसने लिखी, क्योंकि अपने कोई 4-5 नाम पता होते हैं। कोई बता सकता है तारीख ए मुबारक शाही के राइटर का नाम क्या है? नहीं पता तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। बताएं जी। इसके जो राइटर है, राइटर का जो नाम है वो है याहया, याहया सरहिंदी। आपने हो सकता है अहमद पढ़ा हो, बट सरकारी किताबें याहया सरहिंदी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है जी, याहया सरहिंदी। आपने देखा होगा जो बागी पिक्चर है उसमें भी एक याहया है जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है। याद करो जब वो कुछ खा रहा होता है, धीरे धीरे याद आएगा आपको। अब अपना दिमाग ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं। चलो, याया सरिंदी जो है इन्होंने एक किताब लिखी है, और उसके अंदर जो है कहा गया है कि जो खिज़र खां है वो डिसेंडेंट हुआ करते थे प्रॉफिट के। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाएंगे यहाँ तक दोस्तों? अभी ठीक हो जाएगी रवि, आप चिंता ना करें। चलो, क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ नया कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है। जी हाँ, छोटा बच्चा, उसका नाम याया नहीं था, वो बस याया करते हुए पकड़ा गया था, तो वो सीन जो है थोड़ा सा मुझे याद है। चलो आगे चलते हैं जी। खिज़र खां के बारे में मैंने आपको बताया है कि 1421 से 1414 से 1421 तक ये राज करेंगे, और उसके बाद आगे समय जब बीतेगा तो इनकी गद्दी पर आके बैठेंगे मुबारक शाह। अगले पेज पे लिखता हूँ, यानी आफ्टर डेथ ऑफ जी हाँ, मुझे पता है। अरे भैया, इंसान मजाक भी नहीं कर सकता। एक बच्चा बता रहा सर वो गूंगा था। अरे भैया मुझे पता है, क्या बात करते हो। आफ्टर डेथ ऑफ खिज़र खां। अभी तो कोई आ जाएगा सर उसके गूंगेपन का मजाक उड़ा रहे हैं, सर पे केस करो। और काम क्या है तुम लोगों को। आफ्टर द डेथ ऑफ खिज़र खां, मुबारक शाह ascended the throne। समझ पाए जी? अब मुबारक शाह उस गद्दी पर बैठेंगे 1421 से लेकर 1434 तक। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? इनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो है मुबारक शाह के उस गद्दी पर बैठते हैं लमसम आप कह सकते हैं 13 साल के लिए। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना, कई कई किताबों में इसे जो 1414 से 1421 है, इसे 1412 से भी दे रखा है। रीजन समझ गए? क्योंकि जो ट्रांजिशन हुआ है वो 2 से 3 सालों के अंदर हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो कुछ किताबें इसे 1412 से भी मानती है, तो इट हार्डली मैटर्स, आपको ऑप्शन से खेलना वहां पे पेपर में आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखिए, इतना आपको अपना दिमाग का दायरा, सोच का दायरा बढ़ाना होगा कि कैसे हिस्ट्री चली है। एक दिन में चीजें नहीं पलटती, इट टेक्स टाइम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, 1412 से 1421 से 1414 से 1421, जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है जी, मुबारक शाह जो है वो उस गद्दी पर बैठते हैं। क्या यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं? आगे चलते हैं। अब मुबारक शाह यहाँ पर क्या करते हैं? मुबारक शाह एक इनकेपेबल रूलर साबित होते हैं। यानी मुबारक शाह के बारे में अगले पेज पे लिख देता हूँ। मुबारक शाह नॉट अ गुड रूलर। समझ गए जी? ये कुछ खास अच्छे रूलर जो है नहीं माने जाते। अब होता क्या है इसके बाद, क्योंकि अच्छे रूलर नहीं है तो इनके पास भी कोई वजीर हुआ करता होगा। अब वजीर अगर दिमाग वाला हुआ तो ये खेल खेलेगा। कैसे खेलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं, अपना वजीर ये चुन लेते हैं, एक इंसान जिसका नाम है बहलोल। आपके डाउट्स इस समय पूर्णतः इग्नोर हो रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं आपके मैसेजेस पढ़े जाएं तो पहले आपको मेरी बातें सुननी होंगी। ठीक है? मुबारक शाह जो है अच्छे रूलर नहीं थे, और ये क्या करते हैं, अपने वजीर को चुन लेते हैं। इनका एक वजीर होता है जिसका नाम है बहलोल लोदी। और क्या होता है कि बहलोल लोदी को खुश रखने के लिए, क्योंकि बहलोल लोदी का दिमाग बहुत तेज होता है, ये उसे एक टाइटल दे देते हैं खाने खाना का। यानी बहलोल लोदी को एक टाइटल मिल जाता है खाने खाना का फ्रॉम मुबारक शाह। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी पूरी की पूरी पावर जो है वो बहलोल लोदी के हाथ में थी। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं? मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये 1400 आप कह सकते हैं 21 से 1434 तक चले थे। इनकी मृत्यु के बाद अगले आते हैं, अगले सुल्तान आते हैं। अगले सुल्तान का नाम होता है मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह उस गद्दी पर बैठते हैं कुछ सालों के लिए, 1434 से लेकर 1400 कहेंगे 45 तक, 45 तक, ठीक है जी। टाइटल बता देता हूँ, गॉट द टाइटल खाने खाने। आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना, दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आप इस समय अपना नुकसान कर रहे हैं। जो बच्चे समझदार हैं कृपया अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें, इन सभी बातों को पूरे तरीके इग्नोर कर दें, ठीक है। मैंने आपको बताया मुबारक शाह जो है उसके बाद मोहम्मद शाह उस गद्दी पर आके बैठते हैं, और मोहम्मद शाह उस गद्दी पर आके बैठने के बाद ऑलरेडी इतने इम्प्रेस्ड होते हैं किससे, बहलोल लोदी से, तो वो कहते हैं जी ये जो है मेरा बेटे समान है। यानी बहलोल लोदी जो है पूरे तरीके अब पकड़ अपनी बना चुका है, एक सुल्तान से टाइटल ले चुका है, दूसरे सुल्तान का रिश्तेदार बन चुका है, और फाइनली क्या होता है, मोहम्मद शाह भी गद्दी से हटता है, और अगले 6 साल के लिए यहाँ पर अगला इंसान आके बैठता है जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अब अलाउद्दीन आलम शाह जैसे ही आके बैठता है तो ये समझ जाता है बहलोल लोदी की अब आ चुका है टाइम विद्रोह करने का। ये 1445 से जाके 1451 तक बैठता है, और इस पॉइंट पे बहलोल लोदी समझ जाता है कि दिस इज द टाइम। और बहलोल लोदी की पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये सीधा सीधा आलम शाह को संदेशा भिजवा देता है कि या तो खुद गद्दी छोड़ दो या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अलाउद्दीन आलम शाह खुद ही गद्दी छोड़ देता है, अपनी जान बचा लेता है, और अगली रूलर जो है वो बन जाता है कि बहलोल लोदी। यहाँ पर अगला रूलर जो है खुद ही आके बन जाता है, कौन, बहलोल लोदी। गुड आफ्टरनून। अब बहलोल लोदी जो है क्योंकि एक अलग इंसान हो गया जो कि इनसे कनेक्टेड नहीं है, तो यहां से एक नई डायनेस्टी मानी जाती है जिस डायनेस्टी का नाम है लोदी डायनेस्टी। बाकी अगले पेज पे चलते हैं। आप शायद नोटिस कर पा रहे हो किसी सुल्तान के बारे में आधा घंटा डिस्कशन हो रहा है, किसी के बारे में 2 मिनट भी नहीं हो रहा। ऐसे ही पढ़ा जाता है बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जिसने जितना काम करा उतना हम पढ़ेंगे। हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस देना ना ही जरूरी है, ना ही देनी चाहिए, जीवन में भी नहीं और पढ़ाई में भी नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पन्ने को आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। चले जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। चलो, मैंने आपको बताया मुबारक शाह जो है उसके बाद मोहम्मद शाह के बैठता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह के बैठता है। आप आलम शाह वर्ड याद रखें, अलाउद्दीन से ज्यादा जरूरी आलम शाह वर्ड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि बहलोल लोदी को भी मोटिवेट करने वाला इंसान है कि अब समय आ चुका है। कोई तो ऐसा होगा ना जिसने कहा होगा कि आपका टाइम जो है आ चुका है। समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों, किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं आपके लिए, वजीर ऑफ आलम शाह। भाई आलम शाह अगला सुल्तान है तो क्या वो अपना वजीर अलग चुन सकता है? बिल्कुल चुन सकता है, क्या दिक्कत की बात है। सजेस्टेड बहलोल लोदी टू ऑक्यूपाई या असेंड द थ्रोन। क्या इस बात को आप समझ पाए? नाम आप चाहें तो याद कर सकते हैं, हमीद खां। हमीद खान नाम का वजीर हुआ करता है, वजीर हमीद खान बोला जाता है, जिसने बहलोल लोदी को कहा था कि आप आओ और उस गद्दी पर बैठो। ठीक है जी। अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर, बिल्कुल सही। और ठीक है, क्योंकि आलम शाह की मृत्यु नहीं हुई है तो आलम शाह लेफ्ट द थ्रोन एंड, आप कहेंगे लेफ्ट द थ्रोन फॉर बदायूं। इस शब्द का मतलब अंग्रेजी वाले बालक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझते होंगे, हिंदी वालों को समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है मैंने गद्दी छोड़ दी और मैं बदायूं चला गया। यानी आई लेफ्ट फॉर बदायूं येस्टरडे, दैट मीन्स मैं कल बदायूं के लिए निकल गया था। समझ गए जी? यानी मैं आलम शाह हूं और मैं बदायूं चला गया हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप पूरे तरीके से समझ पाए। अब सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप प्रंजुल गेस करना चाहें बेटा, तो आप सोचे कि 1212 या फिर 1214 से शुरू करेंगे और 1221 1251 पे उसे खत्म कर देंगे। अभी लिखवा देता हूँ। देखिए, आलम शाह और अलाउद्दीन आलम शाह एक ही बात है, दोनों बातें सेम है। और हमीद खान जो है वो आलम शाह का वजीर है जिसने बहलोल लोदी को कहा है कि आओ अटैक करो।
ठीक है जी। 1414 जो है वो भी सही है इशिका। 1412 भी कई किताबें कहती हैं, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, आपको अपने हिसाब से ऑप्शन से जज करना है, ठीक है जी। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ छोटा छोटा डेटा लिखना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुने। देखिए बात कुछ ऐसी है कि एक इंसान हुआ करते थे खिज्र खां। अब खिज़र खां जो है ये हुआ करते थे मुल्तान के वजीर, किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। शायद आपको ये बात याद होगी। मैं फटाफट से एक रिवीजन टाइप आपको दे रहा हूँ। आप कमेंट करते रहेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको बातें समझ आए या ना आए। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए, इसी वजह से मैं वार्निंग दे रहा हूँ। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो मर जाते हैं 1388 में, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर गड़बड़ आ जाती है, बहुत सारे सुल्तान आते हैं और चले जाते हैं। एक इंसान आता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद आता है और गद्दी पर बैठता है कुछ समय के लिए, आप कहेंगे 1394 से लेकर 1414 के आसपास तक बैठता है। अब 1412 भी कह सकते हैं, 14 भी कह सकते हैं, ये आता है। और इसके समय आकर क्या होता है, अटैक होता है, किसका? यहाँ से अटैक करता है तैमूर। तैमूर अटैक करता है और इसको पूरे तरीके तबाह करके रख देता है, और फिर तैमूर जो है वापसी चले जाता है, और जाने से पहले इसे जो है केयर टेकर बना देता है दिल्ली सल्तनत का, और कहता है कि जाओ तुम मुल्तान में जाके विराजमान हो जाओ। ये मौका ढूंढता है, और मौका ढूंढ के जैसे ही इसे मौका मिलता है तो ये जाकर आक्रमण कर देता है नसीरुद्दीन महमूद पे, और इसे तबाह करके रख देता है। अब कुछ किताबें ये भी कहती है कि एक और इंसान हुआ करता है दौलत खां नाम का, जिसने भी नसीरुद्दीन महमूद के बाद थोड़ी सी कोशिश करी थी, बट अल्टीमेटली अपने लिए काम की बात यह है कि खिजर खान जो है वो विजयी होता है, और खिजर खान आके अपनी एक नई डायनेस्टी यहाँ से बना देता है, जिसका नाम है, क्या नाम है जी जिसका? सैयद डायनेस्टी। और खिजर खां के द्वारा ये डायनेस्टी स्टार्ट होती है। माना जाता है बड़ा महान शासक था, महान इन द सेंस ऑफ स्मार्टनेस। और यहाँ से वो करीब 7 साल तक राज करता है, 1412 से लेकर 1421 कहें, या फिर 1414 से लेकर 1421 कहें। रीजन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 12 और 14 वाला समझ आ गया होगा। देखिए किताबी ज्ञान के पीछे ना भागे, किताबें कुछ भी कह सकती हैं, हम किताबों को एक सोर्स के तरीके लेते हैं, बट वो बातें ना करें जो 9वीं 10वीं सीबीएसई वाले बच्चे करते हैं कि सर किताब को रट्टा मार के लिखाऊंगा तो क्या नंबर मिल जाएंगे। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको समझना होगा, थिंग्स आर लार्जर देन बुक्स। बुक्स में जो अलग अलग डेटा है उसे कंपाइल करके आपको सही डेटा प्रेजेंट करना हमारा काम है। इसी बात के लिए हम यहाँ पे आके सुबह से रात तक बैठते हैं ना, इसी वजह से पूरा डेटा दे रहा हूँ। जो चीज अनसर्टेन है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इट इज अनसर्टेन। अब ये मत समझना कि सर को ही नहीं पता, अगर सर को नहीं पता तो एक काम कर लेना, कॉलेज की सारी किताबें एनआईओएस और एनसीईआरटी और उसके अलावा 2-4 साइड बुक के अलावा इग्नू का मटेरियल पढ़ लेना। फिर जब मुझे खुद आके कहोगे नहीं सर ये हाँ दोनों डेटा सरकारी है, तो मैं आपको कहूंगा वाह भी वाह क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है जी, इतना दाना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए काफी होगा। अब बात कर लेते हैं खिजर खां की। खिजर खां जो है 7 या 9 साल के लिए उस गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद जो है वो उस गद्दी से हट जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। खिजर खां के बाद कौन आके बैठता है मेरे दोस्त, कोई मुझे बता सकता है? खिजर खां के बाद आके बैठता है उस गद्दी पर, बताओ जी। अरे बताओ भाई, ऐसे कैसे काम बनेगा, अभी तो बताया है। मुबारक शाह, बिल्कुल सही है। कॉपी में जो हल्का सा झांका है एक आंख से, अगली बार ये मत झांकना, इसे कॉन्फिडेंस के रूप में लिखना, वरना घर पे सोने से पहले रिवाइज कर लेना। ठीक है जी। मुबारक शाह जो है ये आकर उस गद्दी पर बैठते हैं, और इसके बाद आकर उस गद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के बैठने तक जो है पकड़ पूरी बन चुकी है। उसके बाद आकर यहाँ पर बैठते हैं आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह या फिर आलम शाह। आलम शाह का एक वजीर हुआ करता है जिसका नाम है क्या, कोई बता सकता है? हल्के आवाज में भी बता दोगे तो भी आ जाएगी मेरे तक आवाज। हमीद खान जो है वो कहता है बहलोल भाई तैयार हो जाओ, अपना टाइम आएगा। और बहलोल लोदी को कहता है कि आओ तुम आक्रमण करो। आलम शाह को वो धमकी देता है कि या तो तू हट या मैं तुझे हटाऊं। ठीक है जी। और आलम शाह जो है खुद ही कहता है अच्छा मैं तो चला फिर बदायूं, मैं बदायूं जा रहा हूँ। और यहाँ पर आके इस गद्दी पर विराजमान हो जाता है कौन? बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी के बैठने का मतलब है एक नया वंश की यहाँ पे शुरुआत हो गई, जो कि अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इज द पॉइंट क्लियर मेरे दोस्तों? चलो, नई डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, और कमाल की बात ये आखिरी डायनेस्टी है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत हम पैक कर देंगे, बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इस सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। तो मतलब एक अचीवमेंट मान के चलिए आप, आज जब सेशन खत्म होगा तो पूरी उम्मीद है कि हम इस पोर्शन को पैक कर चुके होंगे। चलो जी आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। बदायूं यूपी के अंदर है बेटा, यूपी के अंदर पड़ता है बदायूं। आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से बात को समझना, लोधी डायनेस्टी जो है ये स्टार्ट होगी 1451 से और चलेगी 1526 तक।
ठीक है जी, यानी आखिरी डायनेस्टी है। इसी बात पे अर्ज किया है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1206 में हुई। 1206 से ये डायनेस्टी चलती है, ये पूरा कहानी चलती है 1290 तक। ये जो पहली डायनेस्टी है इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है, हम जानते हैं, इसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद जी यहाँ से समय आगे बीतता है और यहाँ पर 1320 तक हम पहुंचते हैं और इस डायनेस्टी का नाम हमारा है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद जी बताओ कौन आता है यहाँ से? 1320 से लेकर किसे लेके आऊं, क्या करूं मैं, बताओ जी। यहाँ पर आएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब खत्म होती है आप मुझे अर्ज करके बताएंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा, वरना मैं लिख दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। फिर चीटिंग कर रहे हो, देखो ऐसे कैसे काम बनेगा। 1312 क्या बात है, 1412 या 1414, ठीक है जी। अभी के लिए 1414 पकड़ते हैं, बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने आपके दिमाग में बजा दिया, ऑप्शन को देख के काम बना लेना। यहाँ से 1414 पे आक्रमण करेगा कौन, आगे कोई बता सकता है? सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी जो है ये कहाँ तक चलेगी जी? ये चलेगी 1451 तक। 1451 में आके कौन अटैक करेगा जी? 1451 में सर जी आके अटैक करेंगे हमारे कौन? लोधी भाई। और लोधी भाई की डायनेस्टी जो है ये कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी सर 1526 तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए मैं सिलेबस भगा नहीं रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, 2-4 सेशन ऐड होंगे तो मैं कर दूंगा, बट पढ़ेंगे ऐसे कि मजा आ जाए। अब ये तो आप समझ गए कि दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। अगर आप मैथ्स को जानते हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, 84 ईयर्स की ड्यूरेशन है, ठीक है जी। ये 84 ईयर्स है लमसम। अगर आप देखते हैं तो 30 साल है। आप इसे देखते हैं तो ये आप कह सकते हैं करीब करीब 100 साल के आसपास आप कह सकते हैं। इसे लॉन्गेस्ट की जगह तुगलक को ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 84 है। अभी के लिए इसे हटाते हैं। आप देखें जरा ये अपना कितना चला, ये करीब करीब अपना 94 ईयर्स मान सकते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट हो गई एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो। अब सैयद की आप बात करते हो, सैयद में सबसे लंबी कौन सी हो गई? सैयद में हो गई अपना सैयद कितनी हो गई अपना, देखो अगर ध्यान से निकालो जी फटाफट। 37 कर दूं या रुको, बताओ आप बताओ, 37 कर दूं? ठीक है जी। अब इधर आप देखो, इधर नापो तो लो, ये कितना है भाई? 49 यहाँ पर है और 26 यहाँ पर है। 49 और 26 अपना हो गया सीधा सीधा हिसाब 75 ईयर्स का। तो क्या आप बेसिक कैलकुलेशन से बता पा रहे हैं कि ये जो है शॉर्टेस्ट डायनेस्टी है और ये जो है लॉन्गेस्ट डायनेस्टी? मैंने कोई अपने पास से गणित नहीं लगाई है, जो बताया आपने बताया, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर और आपका डेटा तैयार है, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या पता होना चाहिए था? कुतुबुद्दीन ऐबक पता होना चाहिए था, आराम बख्श पता होना चाहिए था। आराम, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आया है, फिर आराम बख्श आया है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया है, इल्तुतमिश के बाद जो है उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे रजिया। ये मेन मेन की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम बख्श, फिर अपना इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर उसके बाद समय आगे बीतता है, एक दो और आते हैं हमारे जो है, एक वो आते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी वाले, रुकनुद्दीन भी बीच में आते हैं, और आयरन ब्लड पॉलिसी में बलबन आते हैं, और बलबन के बाद कहानी आगे बीतती, फाइनली यहाँ पर जो है जलाल आके हमला कर देते हैं। अब जलाल का हमला जो है वो होता है 1290 में, और जलाल जो है टिकते हैं 1296 तक। उसके बाद जलाल की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन के बाद कहानी खराब हो जाती है 1316 में, और फाइनली कौन आके हमला करता है जी? बताओ, कोई बता सकता है कौन आके हमला करता है तुगलकों की तरफ से? याद करो, जीएसटी, एफएसटी, एमबीटी। मैं नहीं बताऊंगा भैया। गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक आके हमला करते हैं। गाजी मलिक हटने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, वही निजामुद्दीन औलिया जी की कहानी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, कुछ अलग अलग शहर बनाना और बड़ी सारी चीजें हमने समझी। उसके बाद कौन आता है? हमने देखा फिरोज शाह तुगलक के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि नसीर भाई आते हैं, और बैकग्राउंड में तैमूर का हमला हो जाता है। तैमूर के हमले के बाद दो चार बड़े कमजोर लोग आके बैठते हैं, और फाइनली जो है सैयद साम्राज्य की तरफ से एक आक्रमण होता है, जो कि कौन करता है? यानी सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ये है खिज्र खान। खिज्र खान खुद उस गद्दी पर नहीं बैठता, कहता है मुझे बस टाइटल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो है 21 में उसकी मृत्यु हो जाती है, 1421 में। फिर आके एक दो लोग और बैठते हैं। धीरे धीरे बैकग्राउंड में एक वजीर होता है जो कि बहलोल लोदी के नाम से जाना जाता है, वो आकर उस गद्दी को संभाल लेता है, आलम शाह से उस गद्दी को छीन लेता है, और लोदी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। क्या डेट्स में कुछ पकड़ बनी है आपकी? अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों, अभी हम और आगे चलेंगे धीरे धीरे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जो है कंफर्टेबल हो रहे होंगे चीजों से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी आगे चलते हैं।
चलो अब आते हैं लोधी डायनेस्टी की तरफ। इसी तरीके रिवाइज कराते रहूंगा, बीच बीच में थोड़ा टच बन जाएगा, ठीक है जी। सैयद ब्रदर्स का जिक्र यहाँ पर नहीं होगा नित्य, ये हम करेंगे मराठा साम्राज्य में, वो अलग है। देखिए वैसे होनी नहीं चाहिए दीपक, फिर भी एक एफिडेविट आप बनवा लेना, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूं कि आप वहां बैठें और आपसे कोई सवाल जवाब ना हो और आप फटाफट डीवी अपना पूरा करके हट जाए, यानी दिक्कत नहीं आती है जब, फिर भी जस्ट इन केस, क्योंकि सरकारी काम है। तो मैं चाहता हूं जब आप वेरिफिकेशन के लिए बैठे तो आपके उस पर कंफर्म्ड लिख के आए, प्रोविजन ना लिख के आए। उसके लिए मैं कहूंगा अपने पास जो भी कागजी कार्रवाई है, सब आप तैयार रखना, यू हैव टाइम, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी 10th वाली मार्कशीट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चलो जी, लोधी डायनेस्टी जो है ये हमारी 1451 से चलेगी कहां तक, 1526 तक। और इसके फाउंडर कौन है जी, कोई बता सकता है? अरे सर क्या सवाल पूछते बच्चों वाले, बहलोल लोधी है, अभी तो आपने ही बताया। 1451 से 1489 तक राज करेंगे। अब आप समझ गए हैं ना क्यों फाउंडर होने के बाद भी इतना लंबा राज करा है। भैया खिलाड़ी आदमी है तो राज लंबा करेगा, इसे पता है किस तरीके जो है साम्राज्य चलता है। और ये आते ही क्या करेगा, अपने नाम का सिक्का चलाएगा, अपने घर में सबको बताएगा मेरे नाम का तो सिक्का चलता है, यानी इशूड बह लोली कॉइन्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। जो इलाके आजाद हो गए थे उन्हें फिर अपने कब्जे में ले लेता है, और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अगले नंबर पे आके यहाँ पर बैठता है इनका ही बेटा सिकंदर लोदी। ये जो है बैठता है 1489 से 1517 तक, ठीक है जी। यानी इनकी डेथ हो जाती है 1489 में, और उसके बाद जो है गद्दी पर आके बैठता है सिकंदर लोदी। माना जाता है ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी माना जाता है इन्हें। अब क्या बातें हैं क्यों बातें हैं सब आपको बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है जी। ध्यान से बात को समझना, सुकून से समझना। ये सिकंदर लोधी बड़ा दुखी हो गया था राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के जो राजपुताना थे या राजपुताना किंगडम थे, वो जो है बार बार विद्रोह करते थे और कहते थे कि हम आजाद हैं। ये जो है बार बार क्या करते हैं, वहां जाते हैं और जाकर जो है उन्हें समझाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, किसी ना किस तरीके रिवोल्ट शांत होता है। जब ये वापसी आते तो कुछ महीनों में फिर से यही चीज शुरू हो जाती है। अब इस चीज से दुखी होके कि बार बार मुझे वहां जाना पड़ता है, ये क्या करते हैं, एक नया शहरी बना देते हैं, और एक नया शहरी बना देते हैं, और शहर को कहते हैं कि ये शहर है सिकंदर का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। मतलब जी ये एक नया शहर बनाते हैं जिसका नाम है आगरा, और कहते हैं जी आज मैं एक नया शहर बनाता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना जरा यार चाय बना लेना, ऐसे इन्होंने क्या करा, एक शहर बना देते हैं जिसका नाम है आगरा। बड़ी आगरा थोड़ी है, आगरा तो हम इसे आज कहते हैं, इसका नाम इन्होंने रखा अपने ही नाम पे, यानी सिकंदराबाद सिटी बना दी। आज ये जानी जाती है आगरा के नाम से, समझ गए जी। और ये सिटी जो बनाई है किस नदी के किनारे बनाई है, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। आप जानते हैं ताजमहल के पीछे जो है यमुना नदी बहती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप पूरे तरीके से समझ पाए, ठीक है जी। चलो ये डेटा नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा फैक्ट याद रखना, वास्को डिगामा जो आए थे, यानी फर्स्ट यूरोपियन पावर जो आई थी हमारे देश में, वो सिकंदर लोदी के टाइम आई थी। इसे ऑब्जर्व करो, ये बड़ी छोटा सा फैक्ट होता है बट बच्चे इसे जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट कभी कभार ऐसे सवाल बन जाते हैं। अगले पेज पे लिख देता हूं, वास्को भाई सिकंदर लोदी के टाइम आए भारत। बाकी वास्को भाई की बात हम अलग से करेंगे फुर्सत में। जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रफुल्ल, एक नाम से कई शहर हो सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। बहुत सारे नाम आपको, बहुत सारी जगह आपको सेम नाम से देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली में भी एक आदर्श नगर है, सिविल लाइंस है, आपके इलाके में भी एक सिविल लाइंस हो सकता है, टाउन हॉल हो आपके इलाके में, हो सकता है ऐसे दो चार नाम और हैं जो बड़े कॉमन होंगे, यानी नाम जो है कॉमन होते हैं, कई जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। गोमती नदी अपने भारत में दो तीन है। जी हाँ बिल्कुल सुमन, आगे चलें जी।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। वास्को भाई जो है सिकंदर लोदी के टाइम भारत आए थे, बट भारत आए थे, इनका दिल्ली सल्तनत से कोई खास मतलब नहीं था। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल आप मिस्टर ग्रीन सही कह रहे हैं, ट्विन सिटीज बिल्कुल सही। आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। लंबे समय में क्या होता है, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। एक फोर्ट है जिसका नाम है बादलगढ़ फोर्ट। ये बादलगढ़ फोर्ट जो है एक बादल सिंह नाम के एक शासक थे, उन्होंने बनवाया था। ये जो है कंट्रोल में आ जाता है सिकंदर लोदी के, और यही फोर्ट जो है आज जिसे हम कहते हैं कि ये फोर्ट है आगरा फोर्ट। समझ गए जी? जिसे हम आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं वो जो है बादलगढ़ फोर्ट है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? कंफर्म करें, पक्की बात। चलो, अब ये आप समझ चुके कैपिटल जो है वो दिल्ली से शिफ्ट हो चुकी है। कहां पर कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है? दिल्ली से आगरा। ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल जो है दिल्ली से आगरा चली गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसने और भी कई सारे काम करे सिकंदर लोदी ने। इसने मेजरमेंट की यूनिट दी। मेजरमेंट की यूनिट क्या दी इसने? इसने दी गज ए सिकंदरी। ये जो है या सिकंदरी गज जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज जो है वो इन्होंने कहा कि भाई इससे आज से हम चीजों को नापेंगे। और एक सिकंदरी गज जो है माना जाता है 30 इंच के बराबर लमसम होता था। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? दूसरी बात, ये पर्सनैलिटी जोड़ी है कुतुब मीनार से। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक देना चाहूंगा। कुतुब मीनार का रेनोवेशन इन्होंने कराया था, वैसे मैंने आपको बताया था वहां पर भी, फिर भी क्योंकि अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। और इनका एक नाम हुआ करता था सिकंदर लोदी का। ये एक पोएट हुआ करते थे और इनका नाम हुआ करता था गुल रुखी। ये आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, फटाफट नोट करें। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? गुलरुखी जो है इनका पेन नेम था। जैसे मैं कोई मतलब मैं कवि हूं तो कवि का एक पेन नेम होता है, यानी मैं जिस नाम से कविता लिखता हूं तो वो जो इनका नाम था गुलरुखी था। यानी अगर एक कविता लिखेंगे इस तरह के कुछ भी तो एंड में कहेंगे गुल, यानी गुलरुखी। समझ गए? आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। फटाफट नोट करें फिर आगे चलते हैं। जैसे आपका भी होगा जो आपने खुद का ही रख रखा होगा निक नेम, वैसा कुछ। चलो जी, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इनके बाद क्या होता है, इनका बेटा जो है उस गद्दी पर आके बैठता है। समझ गए जी? यानी सिकंदर लोदी के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है इन्हीं का बेटा जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम। कुतुब मीनार यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि कुतुब मीनार का रेनोवेशन जो है बेटा इन्होंने कराया था, शायद आपको याद होगा। पूजा कई सारे लोग कुतुब मीनार से जुड़े हैं जिनमें से एक ये भी है। नेक्स्ट रूलर बने इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जो है ये कब तक राज करेंगे? 1517 से 1526 तक राज करेंगे और उसके बाद हो जाएगा टाटा बाय बाय। इब्राहिम लोदी जो है वो 1517 से 1526 तक राज करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आके अटैक हो जाएगा बाबर का। यानी मैं कह सकता हूँ ही इज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, और मैं कह सकता हूँ लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और मैं ये भी कह सकता हूँ ही इज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सलमान खान से पहले लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। क्योंकि इनके बाद जो आएंगे वो सुल्तान नहीं कहलाएंगे, वो बादशाह कहलाएंगे। वो क्यों कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरी बात आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं।
अब देखिए होता क्या है कि युद्ध होता है, बैटल ऑफ खटोली, थोड़ा बहुत जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कनेक्शन तभी बन पाएगा। कुछ बातें मैंने आपको बता दी। माना जाता है इब्राहिम लोदी बहुत केपेबल नहीं थे, ये अच्छे से रिश्ते जो है बाकी सबसे नहीं बना पाए। और एक युद्ध होता है मेवाड़ में, बैटल ऑफ घटोली। ये बैटल ऑफ घटोली जो है ये है 1517 से जुड़ी, 1517 में होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही सोमनाथ अपनी मर्जी से जो है कहा था बाबर ने कि मैं बादशाह बनना चाहता हूं, क्योंकि बादशाह शब्द का मतलब होता है स्टेबल रूलर। तो वो खुद ही नहीं काउंट होना चाहते थे, यानी बाबर ने खुद को जान के काउंट नहीं करा इनके अंदर, क्योंकि ये सब सुल्तान थे, वो बादशाह थे, दैट इज वाई। इब्राहिम लोदी ने युद्ध करा किसके साथ? राणा संगाजी के साथ। राणा संगाजी जो इनका एक्चुअल नेम आपको पता होगा संग्राम सिंह है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, संग्राम सिंह। ठीक है। अब युद्ध होता है जिसमें राणा संगा जो है इन्हें बहुत ही बुरे तरीके हरा देते हैं, डिफीटेड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाओ। तो इनकी पहली हार होती है। देखिए कभी भी आप नोटिस करेंगे तो जैसे ही नया सुल्तान बादशाह आके बैठता है तब युद्ध होता है, क्योंकि सामने वाले को एक मौका मिलता है कि हाँ अब मौका है, अब पावर में चेंज हो रहा है, इस समय जो है कुछ इम्पैक्ट लाया जा सकता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जैसे 1517 में जैसे ही आके बैठे तो हाथों हाथ इन पे अटैक करा, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे में क्या होता है, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इंसान को उस गद्दी पर बैठने का, तो चांसेस ज्यादा होते हैं हारने के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं जी, कंफर्म करें। इब्राहिम लॉस्ट द बैटल, बिल्कुल सही सूरज। चलो अब आगे चलते हैं। ब्रेक चाहिए आपको? अभी ब्रेक मिल जाएगा। देखिए इसके बाद अब यहाँ से मैं बाबर की एंट्री कराने वाला हूँ, यानी अभी आएगा यहाँ पे बाबर। ठीक है, ये मेवाड़ वाले इलाके में, घटोली मेवाड़ वाले इलाके में। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करें। राजस्थान इमेजिन कर लो, अभी के लिए राजस्थान इमेजिन कर लो आप लोग। चले जी आगे। यहाँ से अब मैं कहानी जो है बाबर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आप कहें तो आपको 1 मिनट का ब्रेक दे दूं, क्योंकि यहाँ से जो है थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फटाफट खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। 1 मिनट का ब्रेक है, शांति कर लो, थोड़ा सा घर में टहल लो, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। आप सेशन में प्लीज बने रहे, ठीक है। स्लाइड में आपको पिछली वाली दिखा देता हूँ। एक बार कंफर्म करें। चलो जी, शुरू करते हैं जी अपना सेकेंड हाफ सेशन का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके जो है तैयार हैं। अब यहाँ से एक नई कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अभी इब्राहिम लोदी जिंदा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेस बना के दे रहा हूँ बाबर का, जिससे कि आपको चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है। हम जानते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है आखिरी सुल्तान होने वाला है, और हम कहते हैं कि 1526, अगर आप देखते हैं 1206 से लेकर हमने अभी तक पढ़ाई जो करी है 1526 की करी है, जिसमें जो की ईयर्स अपने को याद कर दें वो याद करते हैं 1290 जिसमें पहला शिफ्ट हुआ, 1320 जिसमें दूसरा शिफ्ट हुआ, 1414 जिसमें तीसरा शिफ्ट हुआ, उसके बाद हम याद करेंगे 1451 जिसमें चौथा शिफ्ट हुआ, और उसके बाद 1526 जिसमें हमारा पांचवा शिफ्ट हुआ। इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। ये 5 चीजें जो है मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो यहाँ तक आप समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ से अब जब जो हम पढ़ेंगे 1526 से लेकर हम जाएंगे सीधा सीधा 1857 तक, क्योंकि 1857 के बाद जो भारत है वो कंट्रोल में चले जाएगा ब्रिटिशर्स के, क्योंकि 1857 में एक रिवोल्ट होगा जिसे हम जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। और उसके बाद 1858 से क्या होगा, भारत पूरे तरीके जो है क्राउन रूल में चला जाएगा। ठीक है। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी क्राउन रूल का मतलब है कि पूरे तरीके भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है। कहने में अजीब लगता है बट यही सत्य है। इतिहास को समझना अपनाना बहुत जरूरी है। और 1526 से लेकर 1857 के बीच वाले हिस्से को भी हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। यहाँ पर हिस्सा आता है 1707। 1707 में क्या होता है, डेथ होती है औरंगजेब की। और औरंगजेब माना जाता है कि आखिरी वो इंसान था जो कि पावरफुल था, जो कि माना जाता है कि जो हाँ मुगल बादशाह वाली जिसमें बातें थी, उसके बाद की कहानी तो बस ऐसे ही है टाइम पास वाली। औरंगजेब, ठीक है जी। थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग 6 रूलर्स आएंगे। सबसे पहला जो आएगा वो बाबर आएगा। यहाँ पर कब आएगा कैसे आएगा सही समय पे बताएंगे। उसके बाद जो है हुमायूं आएगा, उसके बाद जो है अकबर आएगा, उसके बाद जो है जहांगीर आएगा,
उसके बाद जो है शाहजहां आएगा, उसके बाद जो है औरंगजेब आएगा, औरंगजेब आएगा, और फिर औरंगजेब की डेथ हो जाएगी और कहानी निपट जाएगी। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं जी, फटाफट इसे आप नोट करें अपने पास। नहीं सूरज, उन्होंने जो हराया था सूरज, वो इसलिए नहीं हराया था कि उन्हें खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठना था। ये युद्ध करने आए थे और इन्हें बुरे तरीके उन्होंने हरा दिया था, यानी वो इन्हें अपने कब्जे में ले रहे थे और बदले में वो जो है ऐसा नहीं चाह रहे थे। इस बात का युद्ध था वो। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ आया। क्या ये इस पोर्शन को अगर मैं इग्नोर कर दूं तब तो आपको समझ आ गया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये नाम याद करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये नाम याद करो, आप तो सिर्फ इन्हें सुन लो। सुन लिया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, मुझे जो इस पेज की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी सी कि 1206 से 1526 तक की बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ से 1707 पता हो और 1857 पता हो। इसके अलावा अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं पता, लेट इट गो। ठीक है, आगे चलें। अब कई बच्चे तो अलग ही परेशान हो जाएंगे, सर इब्राहिम लोदी को पहले निपटाओ। मेरे दोस्त, मुझे अपने तरीके काम करने दो, अब मेरे साथ बने रहो। कोई कंटेंट में कमी एंड में आए तो मुझे बताना, तब तक बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो। ठीक है जी, मैं बखूबी जानता हूँ ये काम कैसे पूरा करना है, कैसे किसका कत्ल करना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, रोज का काम है मेरा। आगे चलते हैं जी। चलो अब ध्यान से बात को समझते हैं जरा। देखिए, बाबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो कहानी कुछ ऐसी है कि इब्राहिम लोदी जो है इनकेपेबल है और बाबर जो है वो अपने इलाके से निकाल दिया गया है। अब अपने इलाके से कोई निकाल दिया गया तो कहीं तो जाके अपना ठिकाना ढूंढेगा। तो अपना ठिकाना ढूंढने के लिए वो इस तरफ आते हैं जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर उसे दिखता है कि यहाँ पर मौका है इस गद्दी को कब्जे में लेने का। तो इस गद्दी को कब्जे में लेने का जब उन पे मौका है तो उस केस में वो ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद वो सक्सेसफुल होते हैं और इस गद्दी पर आके विराजमान हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को समझ गए। एक चीज का ध्यान रखना, वेन एवर आई से ग्रेट, आई रिपीट, क्योंकि 4-5 सेशन होगा तो आप भूल गए होंगे। आई डू नॉट मीन ग्रेट पर्सन, आई मीन अ ग्रेट रूलर। यानी वो एक रूलर अच्छा है, जैसे कि केपेबल रूलर था औरंगजेब, बट नेचर वाइज माना जाता है बहुत ही बुरा था। लेकिन अपने को नेचर का क्या लेना, जितने नेचर में अच्छे हैं वो जल्दी जल्दी निपटे हैं। आप ध्यान से देखो, जितने भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, वो सब फटाफट निपटे हैं, क्योंकि इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जो कि थोड़ा सा तेज हो। चलो जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो बाबर है हमारा, वो आकर बैठेगा 1526 में दिल्ली की गद्दी पर, और 1526 से यहाँ से 1530 तक वो जाएगा और 4 साल के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है जी, बाबर 4 साल के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और बाबर का जन्म हुआ था बहुत ही बेहतरीन दिन, जिसका नाम है 14 फरवरी। आप सब जानते होंगे 14 फरवरी क्यों जाना जाता है। आपका जीवन जो है इसी में बीता है, तभी आप जो है आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं 14 फरवरी जो है 1483 में जो है इनका जन्म। ब्लैक डे है क्या, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा क्यों? अच्छा, पुलवामा अटैक, ठीक है। इसके अलावा कोई और कोई दिन भी है? वैलेंटाइन डे। इसके अलावा और कोई दिन भी है? अरे मेन बात तो भूल गए यार, बाबर का बर्थडे है, क्या बात कर रहे हो। बाबर का बर्थडे होता है 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी 1483 में होता है बाबर का बर्थडे। आप ध्यान रखना, कभी आपको इन्हें गिफ्ट देना हो तो आप मुझे पैसा दे देना, मैं जाके इन्हें गिफ्ट दे आऊंगा। चलो, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, याद रखें कहाँ पर, टर्की में। टर्की में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरगना। फरगना नाम की एक जगह पड़ती है, ध्यान से बात को समझना। ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां पर इनका बर्थ होता है। कहाँ पर? ही वॉज बोर्न इन फरगना, टर्की। अब टर्की में अगर इनका जन्म होता है तो ऑब्वियसली ये पहले वहां के रूलर बनना पसंद करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अब बाबर जो है बड़ा खास इंसान है, क्योंकि बाबर की जो मदर है वो बिलोंग करती है गेंगिस खान की फैमिली से। और बाबर के जो फादर साहब हैं ये बिलोंग करते हैं तैमूर की फैमिली से। यानी ये ऑलरेडी जो है एक पावरफुल फैमिली का इंसान है।
ठीक है जी। जब माँ और पिता दोनों इतने ज़्यादा जो है बड़े परिवारों से हो, तो ये लाज़मी है कि जो बच्चा है वो पूरे चांसेस है कि समझदार बनेगा। मतलब क्रूअल है पूरे तरीके तो आप देख ही चुके हैं, दोनों के दोनों इंसान। अब समझने की कोशिश करते हैं। जो इनके फादर साहब हैं, इनका नाम माना जाता है उमर शेख या उमर शेख मिर्ज़ा, जैसे भी आप कहना चाहें। आपको लगता है कि ये लोग कितने बुरे हैं, मार-काट कर रहे हैं। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा। आप भी कम नहीं हैं, आप भी दूसरे की नौकरी जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें गलत कुछ भी नहीं है देखिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझना होगा इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कई लोग कहते हैं अरे नहीं ये और वो बेकार की बात है। कई लोग कहते हैं कि बड़े अलग-अलग थ्योरीज़ मैंने सुनी है। कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं तभी पेपर देना जब आपको लगे कि वो पोस्ट मिल जाएगी जो आप चाहते हो, अदरवाइज़ मत देना। अरे! अच्छा क्यों मत देना? क्योंकि एक सीट खराब कर दोगे आप, क्योंकि आप तो अगले साल छोड़ के बड़ी पोस्ट ले लोगे। समझ रहे हो? तो एक भी मत खराब करो, इतनी तुम्हें जनता की भलाई की है, तो नौकरी लो ही मत। वो एक सीट भी बचेगी, सारी सीटें बच जाएँगी, क्या दिक्कत की बात है? बहुत सारे लोगों की थ्योरी आपने सुनी होगी भैया, हम इससे एग्री नहीं करते। सबसे पहले अपना घर देखें, उसके बाद बाकी सब देखें। क्या इस पेज को आप समझ पाए? कुतलुग निगार बेग, दोबारा बताता हूँ, कुतलुग निगार बेग जो है ये मदर का नाम है और उमर शेख मिर्जा जो है ये इनके फादर साहब का नाम है। क्या इस बात को आप समझ पाए? यहाँ तक ऑल गुड है। अच्छा, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसा नहीं है, हमें तो ऐसे ही करना चाहिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम एक दूसरे की जानी दुश्मन नहीं बन गए एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, एक छोटे से थॉट से, ठीक है। वी कैन एग्री टू डिसएग्री। आगे चलते हैं। इस पेज को आप समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब होता क्या है, बाबर जो है उसकी मृत्यु, बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। बाबर के पिता, निगर है वैसे तो एक्यूट, बाकी निगार ही जनरली लिखा जाता है, बोला जाता है। बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है 1494 में। तो क्या बाबर जो है वो भी मात्र 11 साल के, क्या इस बात को आप समझ पाए? बाबर के जो पिता है उनकी मृत्यु हो जाती है, 11 साल के बाबर होते हैं, तो बाबर की जो पिता है वो चले गए और बाबर अभी मात्र 11 साल के हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ये एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जो कि उस जमाने के आप कहेंगे पावरफुल लोग होते हैं, तो इन्हें ये सोचते हैं कि मैं अपने पिता की गद्दी पर बैठूं, बट ये बैठ नहीं पाते। जो इनके रिश्तेदार हैं वो इन पे अटैक करते हैं और इन्हें भगा देते हैं। यानी बाबर रैन अवे एजेड टू 11। समझ गए? 11 साल का बच्चा है वो चला जाता है, भाग मिल्खा भाग मुड़ के ना वेखी, और ये जो है समरकंद से निकल जाता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? बाबर जो है चले जाता है समरकंद से, समरकंद से। इब्राहिम लोदी जो है अभी बैठे हुए हैं, वेटिंग है, उनका भी डायलॉग आया नहीं है। जब आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगा, अब तब तक आप भी वेट करें, अभी उनका सीन नहीं है। समरकंद टर्की से भाग गए। जी हाँ, अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्हें वहां से भगा दिया जाता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब यहाँ से भाग जाते हैं। अब होता क्या है कि जब वहां से भाग जाते हैं तो अ, जैसे तैसे ये क्या करते हैं, भागने के बाद फिर वापसी आते हैं और वापसी आते हैं और वापसी आके अटैक्ड समरकंद। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? या फिर आप एक काम करें, इसे और डिटेल में लेके चलें, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। फरगना और समरकंद दोनों तोड़ देता हूँ। बाबर जो है फरगना से भाग जाते हैं, ऐसे लिख लो इसे, फरगना से भाग जाते हैं और समरकंद पर जाके अटैक करते हैं। ये दोनों जगह टर्की में ही है। समझ गए जी? यानी मेरे मोहल्ले से मुझे भगा दिया गया, मैं आपके मोहल्ले में आके बैठ गया। ओवरऑल तो दोनों तुर्की माना जाएगा, बट एक मोहल्ले से हटा दिया गया तो मैं दूसरे मोहल्ले में जाके आक्रमण करके वहां पर बैठ गया जाके। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी इन्होंने समरकंद टर्की पे अटैक करा और यहाँ पर ही सक्सीडेड और जैसे तैसे राज करा 1494 से लेकर 1502 तक। इस छोटी सी उम्र में, जिस छोटी सी उम्र में आप सोच रहे थे कि मैं जो है पेंसिल के बुरादे से रबड़ बना के दिखाता हूँ, उस उम्र में जो है ये राज करा कर रहे थे। सोच के देखिए। ही सक्सीडेड
इन विनिंग द बैटल एटसेट्रा, और इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपनी पकड़ बना ली। बट फिर भी मजा नहीं आ रहा वाली बात हो गई, क्योंकि अभी भी इन पे अटैक होते जा रहे हैं, बहुत छोटे हैं, और अभी भी किस तरीके ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करा जाए कि स्टेबिलिटी जो है मुझे मिल जाए जीवन में। फाइनली 1502 में एक ऐसा मौका आता है कि 1502 में एक बैटल होती है 1502 में, जिसमें इन्हें लगता है कि ये मौका है। सर ए पुल, बैटल ऑफ सर ए पुल एक होती है, जिसमें उज़्बेक शासक से बैटल होती है बाबर की, बाबर वर्सेस शैबानी खान। अब इन्हें लगता है कि ये मौका है उज़्बेकिस्तान पे बढ़िया पकड़ बनाने का, मजा आ जाएगा। और उज़्बेकिस्तान का जो शासक होता है वो कहता है इसे समरकंद से भी हटाऊंगा। तो फाइनली होता क्या है, ये मौका मौका खेलते हैं और इनका मौका हाथ से चला जाता है। शैबानी खान डिफीटेड बाबर, 4600 के चक्कर में 2800 ग्रेड पे भी गई, मेंस पे ध्यान नहीं था और काम खराब हो गया। यानी बाबर जो है शैबानी खां जो है वो उससे युद्ध करने जाता है, और बदले में शैबानी खां जो है बाबर को हरा देता है, और बाबर को समरकंद से भी निकाल दिया गया। क्या इस बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं जी अगले पेज पे, फटाफट नोट करते चले दोस्तों। चलो, अब बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे। अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और ये वहां से जो है निकल गए हैं, यानी तुर्की वाले इलाके से ये पूरे तरीके निकाल दिए गए हैं, और यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ आ गए हैं, और मन ही मन में बस में बैठ के गाना गा रहे हैं कि तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा। ठीक है, और ये गाना गाते गाते जो है अफगानिस्तान ही आ गए, और अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, आपने सुनी होगी, काबुल। काबुल में आकर यहाँ पर एक कोशिश करते हैं कि कुछ अपनी दाल गले तो बात है, काबुल पे आक्रमण करते हैं, और काबुल के साथ साथ एक कंधार भी जीत जाते हैं। ये बात है 1504 की, वहां से निकाला गया इन्हें, 1504 तक आके इन्होंने जो है पकड़ बना ली। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बस कौन सी थी? भलसवा डेरी की बस थी। और बताओ 1504 जो है 1504 में ये आके अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बनाते हैं, और काबुल कंधार जो है इस पे आके अपनी पकड़ बना लेते हैं। ठीक है, अब इतना मुश्किल जोक मैंने मारा है, सिर्फ उसी को समझ आएगा जो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली के भी जो आदर्श नगर और ये पीतमपुरा वाले इलाके का बच्चा है। कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे ऐसे मौके मत दिया करो यार। काबुल और कंधार जो है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। काबुल कंधार पे अपनी पकड़ बना लेता है। इफ यू डोंट रिमेम्बर कंधार, नोट्स रिवाइज करने जाके, कंधार जो है अपना, ये वही वाला इलाका है जो अपना खाइबर के उस तरफ पड़ता है। एक बार आप जाके चेक करना, आपके नोट्स में होना चाहिए। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब ये क्या करते हैं, काबुल पे अपनी पकड़ बना के इस गद्दी को अपना फिक्स कर देते हैं, और कहते हैं जी अब मैं सुकून से बैठूंगा यहाँ पर, सब बढ़िया है। और 1504 से लेकर जब वो देखते हैं 1507 हो गए, कोई आइच नहीं रहा, तो कहते हैं कि अब सब बढ़िया चल रहा है। नाउ आई एम नॉट अ रूलर, आई एम अ स्टेबल रूलर। समझ पाए हैं बेटा? 1507 आप सही कह रहे हैं गणेश, लेकिन 1507 में अभी कुछ होगा, वो आपको बताता हूँ। 1504 में आक्रमण करा, 2-3 साल तक टिके, और अब 1507 तक इन्हें समझ आ गई कि हाँ अब ये इलाका जो है अपना पूरा पक्का है, और कहते हैं कि आज से यानी अब से जो है मैं कहलाऊंगा बादशाह या फिर पादशाह, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। हम भारत में बादशाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का मतलब ही अपने आप में, पादशाह या बादशाह का मतलब होता है स्टेबल रूलर। समझ गए बात को? समझाएं जी, यहां तक आप बात समझ गए? पक्का? आजकल बादशाह शब्द का इस्तेमाल कहीं भी करा जा सकता है। किसी के लड़के की बात करते समय हम कह सकते हैं कि ये बादशाह है। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का जा रहा है तो हम कहेंगे क्या, इट्स योर बॉय। समझ गए? तो मतलब आजकल तो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक जमाना था जब बादशाह शब्द की एक अलग कीमत हुआ करती थी, जो कि है आपके सामने। भाई बादशाह का मतलब है एक स्टेबल रूलर। आगे चलते हैं, फटाफट इसे आप नोट करें, हम आगे चलते हैं। अब ऑब्वियसली ये टाइटल माना जाता है, सागर इन्होंने खुद को ही दिया। मैं हिंदी मीडियम से काफी बायोलॉजी क्लास में समझ आती है, बस अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। तो आप उठे क्यों? ऐसा सपना तो पूरा देखना चाहिए।
चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्या पता 10 मिनट और सोते तो कांटेक्ट नंबर ही मिल जाता आपको कि हाँ इस नंबर पे बात कर लेना जब भी क्लासेस लेनी है। चलो आगे चलते हैं बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ चुके हैं। अब क्योंकि बाबर जो है वो भी एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देगा, तो क्या बाबर की जर्नी आपको 1483 से समझ आ गई है 1507 तक की? दोस्तों एक बार कंफर्म करेंगे। पहले बचपन का जीवन, उसके बाद जो है धीरे धीरे स्ट्रगल डेज, उसके बाद फाइनली एक इलाके की पकड़ अपनी बन चुकी है। और अब ये चाह रहे हैं एक्सपेंशन, यानी 1507 से भी समय आगे बीतेगा और 1519 तक कुछ नहीं करेंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे, धीरे धीरे प्लान आउट करेंगे किस तरीके में कहां पे अटैक कर सकता हूं। यानी 1519 में ये जो है रुख करते हैं भारत की तरफ, ठीक है। 1519 में ये इंडिया की तरफ अपना ध्यान करते हैं, जिसे हम आज भारत और पाकिस्तान एक साथ कहते हैं, ये उस तरफ ध्यान करते हैं। अब कुछ बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। शायद आपको ये बात पता होगी, अगर आप काबुल को जानते हैं तो ये अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। तो अफगानिस्तान की तरफ से आने का मतलब है कि ये खाइबर पास से होते हुए आए होंगे, खाइबर पास से होते हुए आए होंगे। अब मैं आपको अगले पेज पे बात बताता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे समय दें, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए 1519 में इन्होंने एक अटैक करा। कहां पर? एक जगह है भेरागढ़। बाबर का पहला अटैक, फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर ऑन इंडिया, ये था कहां पर? भेरा में। भेरा कहें या भेरागढ़ कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कुछ किताबें भेरा कहती हैं इसे, वैसे भेरागढ़ जो है ज्यादा सही नाम है। भेरागढ़ पे इन्होंने अटैक करा। अब भेरागढ़ कहाँ पड़ता है? देखिए पाकिस्तान का जो खाइबर वाला इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलता है। खाइबर पाकिस्तान, समझते हैं खाइबर क्या है? खाइबर एक पास का नाम है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। और कुछ किताबें तो इतना सटीक चली जाती हैं, कहती हैं कि ये जो अटैक हुआ था ये हुआ था 6 और 7 जनवरी को। समझ पा रहे हैं? कहाँ ये उस समय का इलाका कौन सा था? काबुलिस्तान वाला इलाका था। काबुलिस्तान आज आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान के अंदर। यानी 6 और 7 जनवरी को आए थे अफगानिस्तान की तरफ से, और आते ही इन्होंने जो है खाइबर पाकिस्तान वाले इलाके पे अटैक कर दिया था। क्या इस बात को आप समझ पाए? जी हाँ, भारत से एसोसिएटेड जो अटैक है हिमांशु हम सिर्फ वही पढ़ते हैं, तो इस वजह से 12 साल हमारे लिए साइलेंट है। ऑब्वियसली इन्होंने वहां पर काम करा होगा, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं जी? एक बार कंफर्म करें। अब बाबर की जो बायोग्राफी है, बाबरनामा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर लिखा गया कि ये वो अटैक्स थे जिसमें पहली बार इस्तेमाल हुआ था कैनन्स का। यानी बाबर वॉज द फर्स्ट वन जिसने इस्तेमाल करा था कैनन्स का, तोपों का इस्तेमाल करा था, आप कहेंगे एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करा था। यानी बाबर वो पहला इंसान है हमारे मिडिवल इंडिया का जिसने तोपों का, बारूद का, इन सब चीजों का इस्तेमाल करा था। क्या इस बात को आप समझ पाए? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करें। आगे चलते हैं। 1519 से स्टार्ट हो गया था दीक्षा। जनरली हम 1526 वाले अटैक में पहला बड़ा धमाका देखते हैं, बट जी हाँ, इनका 1519 से ही अटैक शुरू हो गया था तोपों का इस्तेमाल करके। तो देखिए होता क्या है, 1519 में ये क्या करते हैं, भेरा पे अपना पकड़ बना लेते हैं। भेरा इनका अपना हो चुका, ठीक है जी। 1520 तक आते आते ही सियालकोट को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। सियालकोट भी पाकिस्तान वाला इलाका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1524 तक ये क्या करते हैं, लाहौर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगर आप मैप को जानते हैं तो लाहौर इज वेरी 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 क्लोज टू अमृतसर। मतलब लाहौर बस कहने को पाकिस्तान में है, बट बहुत ही पास है। अगर बाउंड्री ना होती तो पूरे चांसेस है कि आप अमृतसर घूमने जाते तो आप लाहौर भी जाते। मतलब लाहौर इतना करीब है, मुश्किल से 1 घंटा दोनों तरफ का मिला के। बीच में वाघा बॉर्डर है, अमृतसर यहाँ है, उससे करीब 20-25 मिनट मान सकते हैं आगे वाघा के। और इधर से लाहौर जो है इतना ही पास पड़ता है। शायद आपने देखा होगा, मेरा ख्याल गिप्पी गरेवाल घूमने भी गए थे लाहौर, इसी रूट से, वाघा बॉर्डर वाले रूट से। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। धीरे 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 इनके जो है अटैक बढ़ते हैं और लाहौर तक ही आ चुके हैं। तो क्या लाहौर से पानीपत कोई खास दूर हुआ? लाहौर से क्या गिप्पी गरेवाल को छोड़ दो यार, एक सिंगर है, छोड़ दो, जाने दो, अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। अब लाहौर से पानीपत इज लाइक नथिंग, इज लाइक पंजाब से हरियाणा। पंजाब से हरियाणा ही है बस, और बहुत पास है। तो प्लान बन गया, चलो चलते हैं, नाइट आउट लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आने को तैयार है बाबर। अभी के लिए हम इसे होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है जी।
अब थोड़ी सी कहानी को समझने की हमें जरूरत है कि गलती थोड़ी सी इब्राहिम लोदी की तरफ से भी थी। क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम लोदी जो है अपनी पकड़ अच्छे से नहीं बना पा रहा था। इब्राहिम लोदी गॉट डिफीटेड बाय राणा संगा। शायद आपको याद होगा ये बात, कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताई। राणा संगा जी जो है उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके हराया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है। अब माना जाता है राणा संगा इतने पावरफुल थे कि उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी कि बाबर कौन है, दौलत खान लोदी कौन है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले हराने के लिए पूरे तरीके से सक्षम थे। बट होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में बदलाव आता है। कहानी में बदलाव कैसे आता है, इब्राहिम लोदी भले ही हार गया है बट अभी मरा नहीं है। तो इब्राहिम लोदी की पकड़ भी बनी हुई है, कहने को अभी भी सुल्तान है। तो इसका एक इक्तेदार हुआ करता था। आ, इसका एक इक्तेदार हुआ करता था। जो इक्तेदार था कहाँ का, इक्तेदार की जगह सूबेदार भी आप इसे कह सकते हैं। सूबेदार ज्यादा सही शब्द रहेगा। अब तक सूबेदारी जो शुरू हो गई थी, सूबेदार इक्तेदार कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों सेम सी ही बात है। पंजाब का, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। ठीक है जी, समझ पाए। अब थोड़ा समझ के देखना, यहाँ पर दिल्ली में कौन बैठा होगा आपके हिसाब से, यहीं पे आप चूकोगे। दिल्ली में बैठा होगा बाबर। बाबर अभी आया ही नहीं है, बाबर अभी नहीं आया। आलम खां, क्या बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आलम खां बैठा होगा दिल्ली में। कोई नहीं बैठा होगा इब्राहिम लोदी। आलम खां वाले सारे आंसर सही हैं। मेरी बातों से आंसर मत निकाला करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। इन्हें लगा रहे सर तो हंसती है हमारे आंसर पे, तो इब्राहिम लोदी को बिठाते नहीं मेरे भाई। अगर आलम खां पता है तो आलम खां ही बैठेगा। आप सही कह रहे हो, आलम खां बैठेगा। ठीक है जी। दिल्ली में बैठेगा एक और सूबेदार, जो कि दिल्ली का सूबेदार होगा, जिसका नाम है आलम खां। क्योंकि आगरा में बैठा है इब्राहिम लोदी, याद करो। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कैपिटल शिफ्ट वाली बात। तो आगरा में बैठा इब्राहिम लोदी। अगर आप मैप को जानते हो तो अगर आप लाहौर को इमेजिन करोगे तो आगरा बेचारा सबसे दूर बैठा हुआ है। इमेजिन करके देखो भाई, आगरा हो गया यूपी में नीचे की तरफ, पंजाब हो गया सबसे ऊपर, और दिल्ली हो गया आपका बीच में। अगर आप मैप थोड़ा सा जानते हो, यानी ये लाहौर हो गया, तो ये पंजाब हो गया, ये दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे कहीं आगरा मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट डॉट से, नॉट टू स्केल। तो इसका मतलब इब्राहिम लोदी बेचारा सबसे दूर बैठा हुआ है, और जबकि इसे सबसे पास होना चाहिए अपने दुश्मन के, तभी जल्दी आक्रमण कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बाबर आगे बढ़ता आ रहा होता है फुल स्पीड में, तो पंजाब का एक इक्तेदार, पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता है, जिसका नाम क्या है, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी जो है, जो कि इब्राहिम लोधी से खुश नहीं होता, ये क्या करता है, ये क्या करता है, बाबर को कहता है कि अगर बाबर आ जाएगा, मन में सोचता है, तो पैसा लूट के चले जाएगा। पैसा लूट के ही क्यों जाएगा, क्योंकि याद है जो दो परिवारों से ही है वो दोनों लुटेरे परिवार है, हम ऐसा इतिहास में कहते हैं। क्योंकि तैमूर भी लूट के चला गया था, और मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूँ भाई, तैमूर भी जो है लूट के चला गया था, और अपना जो चंगेज खान है वो भी लूट के चला गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उन्हें यही लग रहा होगा भाई, लूटेगा वापसी चला जाएगा, जो बचा कुचा होगा हमें मिल जाएगा। वही खिजर खान वाली कहानी कि तैमूर जाएगा और सब हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो दौलत खान लोधी है, दौलत खान लोधी लिख देता हूँ आपके लिए, लोधी बात करता है अपने ही आप कहेंगे बाकी सूबेदारों से, बाकी जान पहचान वालों से। दौलत खान लोधी जैसे डिस्कशन करता है आलम खान लोधी से, और राणा संगा जी से बात होती है। तो दौलत खान लोधी जो है और राणा संगा जो है, इनसे ये भी अपनी तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये आ जाए। समझ गए क्यों, वही वही वाली कहानी कि भाई अगर आ जाओगे तो क्या जा रहा है, आ जाओ लूट लो, चले जाना, सब मेरा हो जाएगा। सही स्मार्ट मूव है। दौलत खां लोधी क्या करता है, इनवाइट करता है, इनवाइटेड बाबर। तब तक बाबर का माना जाता है कोई इंटेंशन नहीं था दिल्ली पर अटैक करने का, यानी दिल्ली सल्तनत को खत्म करने का। बाबर अपना वहीं बैठा हुआ था, और उसे फोन आता है कि हेलो कौन, मैं दौलत खां बोल रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, बाबर हियर स्पीकिंग, बताएं। तो उसने ऐसे ऐसे उसे इनवाइट करा और कहा कि आओ दिल्ली पे आक्रमण करो। वो कहता है देखते हैं, चलो बनाते हैं प्लान जरा, अभी तो ऑफिस के बड़े काम हैं। तो उसके बाद राणा संगा जी की तरफ से भी जो है इंडिकेशन उन्हें मिलता है कि राणा संगा भी कह रहे हैं जी आए और अटैक करें दिल्ली पे। तो जब वो इतना देखते हैं तो यहाँ पर उनके मन में एक सवाल आता है। बाबर थॉट व्हाई नॉट,
क्या जाता है, अटैक करके देखते हैं। यानी बाबर के दिमाग में बात आती है कि देखते हैं क्या जा रहा है, अटैक करके देखते हैं। तो बाबर प्लान बनाता है कि चलो अटैक करते हैं, हो जाए आज 5-5 की। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ के देखते हैं। पूरे तरीके नहीं हराया था दीक्षा, आप कहेंगे एक युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी वापसी चले गए, लेकिन मारे नहीं गए, अभी भी वो जिंदा है। पावर कम हो गई, हराया नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं दीक्षा। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के सूबेदार का रोल है बस वो बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, उनका यही निगेटिव रोल है आदित्य। अब होता क्या है यहाँ पर, बाबर पहुंच जाता है और बाबर कहता है कि आओ जरा हो जाए दो दो हाथ। और बाबर प्लान बनाता है कि चलते हैं, अटैक करते हैं इब्राहिम लोदी पर। और इधर से इब्राहिम लोदी जो है अपनी जान बचाने के लिए एक युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली तभी सल्तनत बच पाएगी। यानी इनके बीच में युद्ध होगा, और ये युद्ध कहाँ पर होगा? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं कोमल, लेकिन ऑफिशियली दौलत खान लोदी का नाम जो है माना जाता है। ये आपस में मिलेंगे पानीपत। पानीपत में ही क्यों होगा ये आपको सही समय पर बताया जाएगा। अभी के लिए अपने की काम ये है अपने काम की बात यह है कि पानीपत में जो है युद्ध होगा। ठीक है, अब माना जाता है कि ये जो युद्ध है इतिहास की सबसे बड़ी उलटफेरों में से एक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो थी 1 लाख की, और बाबर की सेना थी मात्र 12,000 की। लेकिन बाबर की टेक्निक बड़ी अलग थी। इब्राहिम लोदी ने सिर्फ लूसेंट पढ़ रखी थी, तो उसे तो वो पता था जो सबको पता है। लेकिन बाबर के जो 12,000 सैनिक थे, क्योंकि ये मैंने नोट्स पढ़ के गया था, तो इसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता थी। यानी इसे पता था कि इस 12,000 का कैसे मैं उपयोग जो है कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब बाबर जो है 12,000 सैनिकों को लेके पहुंचता है, और इसके साथ साथ एक ऐसी चीज लेके पहुंचता है जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं होती, जो कि है कैनन्स, जो कि है एक्सप्लोसिव्स। और इसके दो तोपची माने जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तोपची हुआ करते थे, जो कि जिनका नाम मैं आपके लिए लिख देता हूँ। स्नाइपर्स आप उन्हें कह सकते हैं, या तोपची कह सकते हैं, तोपची ही फैंसी वर्ड लगता है सुनने में। तोपची, जिनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफा खान। अब ये तो नहीं पता कि जो मुस्तफा गेम है वो इन्हीं के नाम पे है नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसे ही लगता है कि मुस्तफा जो है हो सकता है इन्हीं के नाम पे रखी गई हो। बचपन में आपने गेम खेली होगी मुस्तफा नाम की, मैंने बहुत खेली है वो, मुस्तफा टेकन 3 वगैरह, तो क्या पता इन्हीं के नाम पे रखी गई हो, क्योंकि उसमें भी वो बंदूक चलाता है। तो कैनन्स एक्सप्लोसिव और अपने तोपचियों को लेके पहुंचा, और एक बैटल हुई। ये जो बैटल हुई ये हुई कहाँ पर? पानीपत में, जो कि आज हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। और ये बैटल हुई 21 अप्रैल को 1526। और ये डेट रट लेना, प्रिंट कर लेना अपने दिमाग में, तीनों बैटल्स की। ठीक है जी। तोपची का मतलब है जो बंदूक चलाते हैं, जो तोपे चलाते हैं, जो स्नाइपर्स होते हैं। ठीक है, और दीक्षा तोप चलाने वाले लोग जो निशानेबाज होते हैं, जिस भी तरीके आप समझना चाहें। ये हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। स्नाइपर तो आ जाएंगे, उस जमाने में तो स्नाइपर नहीं होंगी, तब तोपे ही हुआ करती होंगी, तो ये तोपे चलाते थे। ठीक है जी, यहां तक आप बात समझ गए। अब इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना खत्म, जो दिल्ली सल्तनत है उसे खत्म कर देता है, और मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर देता है। कैनन है तोपे, तोप आपने शायद देखी होंगी, तोपे हैं कैनन। ठीक है, चलो अब ध्यान लिख देता हूं। बाबर डिफीटेड एंड killed Ibrahim Lodi and ended दिल्ली सल्तनत। अब क्या मैं कह सकता हूं, इसका मतलब इब्राहिम लोदी की मृत्यु वहां पे हुई है, तो इनकी टोम्ब भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। इनकी टोम्ब जो है वो पानीपत के अंदर है। पानीपत, ये आप नोट कर लेना। पूरा बेवकूफ था सर इब्राहिम लोदी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा बच्चा कह रहा है एक, जिसका नाम विलन है। क्या बात है। चलो आगे चलते हैं। चले बेटा आगे। चलो जी आगे चलते हैं। आप इस बात को समझ चुके हैं तो थोड़ा समझते हैं। हाँ,
चल सुकून से समझते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा सुल्तान में सुल्तान है जो युद्ध भूमि भूमि में मरा है, जो कि इब्राहिम लोदी है। फैक्ट आपको छोटा सा पता होना चाहिए। यहाँ से हम जो है खत्म कर देंगे दिल्ली सल्तनत को, और थोड़ा सा जिक्र अभी हम आगे करने वाले हैं इस बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा जिक्र और बनता है पानीपत का, वो आपको अभी मैं बताता हूँ। और अ, अ, उसके बाद जो है हम फाइनली फाइनली जो है मूव ऑन करेंगे मुगल साम्राज्य की तरफ। मुगल साम्राज्य जहां तक मैं प्लान कर रहा हूँ, डाउट्स की संख्या देख लेता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में। भैया डाउट्स जो है काफी सारे हैं, तो अभी के लिए मैं फटाफट से दिल्ली सल्तनत को खत्म करता हूँ। कल से जो है मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। कुछ चीजें समझा देता हूँ। पानीपत ही क्यों, वाई पानीपत, ये सिर्फ समझ लेना, ये एसएससी नहीं पूछता, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि वाई पानीपत। इनफैक्ट यूपीएससी के कई सारे इंटरव्यूज में माना जाता है, बताया जाता है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पानीपत में ही क्यों युद्ध हुआ, या फिर बताओ खैबर पास से ही सब क्यों आए, या फिर बताओ नाथुला पास इंपॉर्टेंट क्या। तो ज्योग्राफी बेस्ड थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री एज वेल, तो आपको ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए अ, पानीपत जो है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो सबसे पहले आपको, दिल्ली से जैसे आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अलीपुर। अलीपुर के आगे जो है मूर्थल है, उसके आगे सोनीपत है, फिर पानीपत है, फिर जिंद करनाल, सब एक एक लाइन से पढ़ते हैं, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो मुद्दे की बात है वो ये इंपॉर्टेंट है कि पानीपत जो है हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहली बात, पानीपत एक प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया का फायदा ये है कि यहाँ पर लड़ाई के लिए युद्ध भूमि की कोई कमी नहीं है। बहुत आराम से यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है, खुल्लम खुल्ला। ये नहीं कोई छुप के मार रहा है और कोई सामने से मार रहा है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बढ़िया से लड़ाई होगी। दूसरा, यहाँ पे नदी है, पानी पत जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली हर लड़ाई में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब ऐसा तो है नहीं कि कोई इरिगेशन पाइपलाइंस होती थी, टैंकर होते थे, ट्यूबवेल होती, तब तो पानी आपको नदी से ही लेना होता था। खाना बनाना है या पानी पीना है तो पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। और माना जाता है कि बाबर ने क्या करा था कि एक तरफ तो है एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ उसने खाई खुदवा दी थी, जिससे कि ओवरऑल जो है माहौल एकदम बढ़िया सेट हो जाए और वो पूरे तरीके से सेफली जो है लड़ाई कर पाए। और उस बीच वाले हिस्से में इसने अपनी तोपें लगवा दी थी। ये सब बातें को सुन लेना, कोई खास ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दूंगा। इसने अपनी तोपें लगवा दी थी लाइन से। तोपें कैसे लगवा दी थी आपको याद है, बाहुबली ने क्या करा था, एकदम लाइन से तोपें लगवा दी थी, जिसमें छोटे छोटे उसने ऐसे बॉल रखी थी और बॉल आगे तक गई थी, और साथ में बहुत सारे और चीजें ऐसी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, है ना। तो इस तरीके मान लेते हैं इसने अपनी तोपें लगवा दी, और इस तोपों लगवाने के आर्ट को कहा गया उस्मानी आर्ट। उस्मानी आर्ट से इसने तोपें लगवाई। आप अपने पास लिख सकते हैं, कैनन्स को सीक्वेंस से लगाया गया, जिसे उस्मानी आर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो युद्ध नीति का इस्तेमाल करा वह तुलगमा युद्ध नीति। ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करा था। जो नीति मैं आपको पूरी बता रहा हूँ कि पानी और खुदाई, तोपे, ये जितना है इसे तुलगमा युद्ध नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जाना जाता है, जी हाँ। ये वाला वॉर एक ही दिन चला था बस, ठीक है। कई वॉर्स लंबे भी चलते हैं, ठीक। ये बेटा तुलगमा के नाम से ही जाना जाएगा। तुलगमा वॉर टेक्निक आप इसे कह सकते हैं इसरा। बाकी तुलगमा इज द कीवर्ड जो इंग्लिश हिंदी में सेम रहेगा, ठीक है। अब बाबर ने लड़ाई लड़नी थी 21 अप्रैल को। अब देखो क्या होता है। तोपों को लगाने का सीक्वेंस जो है वो उस्मानी आर्ट है, नित्या, ठीक है। ये मेड्यूसा आपको भी आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब इसकी लड़ाई होनी थी 21 अप्रैल को 1526 को। अगर हम इसकी जगह होते हम कब जाते, 21 अप्रैल की दोपहर को। भाई अपन लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, डिले करते हैं चीजों को कि चलो यार दोपहर में चले जाएंगे। शादी पार्टी में कब जाते हैं, 10:30 बजे, जब मोहल्ले वाले जो वापसी भी आ चुके होते हैं तब हम जाते हैं शादी पार्टी में। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन ये जो है बड़ा समझदार था। इसने क्या करा, बड़ा दिमाग लगाया। इसने 21 युद्ध के कुछ रूल्स होते थे, वो ये होते थे कि आप सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं लड़ सकते। शायद आपको ये बात पता होगी कि सूर्य अस्त के बाद विश्राम होता है, और कुछ रूल्स हुआ करते थे जो कि सभी लोग सम्मान करा करते थे। इसने क्या करा, दिमाग लगाया, रात को प्रोटोकॉल को ब्रेक करा। यानी जो ये युद्ध नीति का तरीका है कि रात को लड़ाई लड़ाई नहीं करनी, और रात को ही इसने क्या करा, लेट नाइट फायरिंग स्टार्ट कर दी।
लेट नाइट फायरिंग जो है इसने स्टार्ट कर दी, यानी 20-21 वाली जो रात थी उसमें ही इसने जो है फाइट स्टार्ट कर दी और इसने फायरिंग करा दी। यानी अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं कोई अंपायर हूँ यहाँ पर और आप कोई वकील हो, मैं जज हूँ नहीं हूं ना, तो समझ लेते हैं चीजों को। लेट नाइट फायरिंग जो है इसने स्टार्ट कर दी और चीजों को समझ के आप देखें, और रात को इसने तोपे चलवा दी। अब सोच के देखो, जो तोपे चलाई, क्या इब्राहिम लोदी को तोपों के बारे में कोई भी ज्ञान था? कोई भी ज्ञान नहीं था। तो हुआ क्या, तोपे चलने के बाद वहीं पर वो जो आवाज थी, जो आवाज गूंज रही थी, वो किसने कभी सुनी ही नहीं थी कि भैया ये क्या चीज आ गई। ठीक है। और ये ऐसी तोपें चली कि जो इब्राहिम लोदी के हाथी हैं वो ही पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका। और उन्होंने, हाथियों ने माना जाता है, भागने लगे इधर उधर, जैसे आप कभी बार मुश्किल सवाल को देख के घर में भागने लगते हैं, और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया। और इससे ही शुरुआत हुई इस युद्ध की। और अब बाकी आगे कहानी आप समझ ही सकते हैं। जो युद्ध इस तरीके शुरू हुआ है उसका अंत कहाँ पे होगा। 21 तारीख को ही युद्ध का अंत हो गया और इसमें बाबर जो है जीत गया, यानी बाबर डिफीटेड हुमायूं। और बाबर डिफीटेड, यार हुमायूं लिख दिया, आप चलेगा मुझे। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक है। अब मैं हुमायूं का क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? इसलिए कहा जाता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा की ही जीत है। जीवन में हमेशा याद रखना, आप अपने पेपर भी दोगे तो उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, उसी बात के आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप 700 में से 500 लाओगे और 700 में से 200 लाओगे, वो एक बराबर है। जो 500 से 520 जाएगा पूरे चांसेस है कुछ ना कुछ मिलेगा। 540 जाएगा अच्छे चांसेस है। 560 जाएगा, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसे 2800 ग्रेड पे मिल जाएगी। 580 लाएगा, 100% टाइप ही है कि उसे 4600 ग्रेड पे मिल जाएगी। 600 लाएगा तो उसे पूरे चांस से दिल्ली मिल जाएगा, और 620 लाएगा फिर उसे मन चाहा जो चाहे वो मिल जाएगा। अब कोई और यहाँ पर सियाना होगा जो कहेगा नहीं सर एमईए की तो कट ऑफ 632 गई थी, मुझे पता है, लेकिन इन जनरल मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को जो है समझ चुके हैं। ठीक है जी, क्या इस सेशन को लगा के आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिला है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ देखिए आपको सीखने को मिला होगा। अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग करें, पूरी जान लगाएं। आपको मैं शेड्यूल आपका आज का बता देता हूँ। आज आपकी 4 से 6 बजे एक क्लास होनी है, उसके बाद 6:30 क्लास होनी है, उसके बाद रात की क्लास होगी या नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा। अब ये आपको मैं 4 वाली क्लास तक बता दूंगा। ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि नया नया बैच है, कुछ बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। आपकी अगली जो क्लास होगी वो थर्सडे को होगी। ठीक है। तो मेक श्योर करना थर्सडे तक अपना सब चीजों को पैक कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मुझे 3 दिन के लिए पर्सनल काम से जो है बाहर जाना पड़ रहा है, और जनरली आपकी क्लासेस हमेशा बिल्कुल फ्लो में चलती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। बट ये है कि कभी कभार महीने 2-4 महीने में एक आध ऐसा काम आ जाता है जो अवॉइड नहीं करा जा सकता। ठीक है। एक मैं अभी आपको मंडे यानी 22, 23, 24 की छुट्टी रहेगी, और एक हो सकता है दिसंबर के महीने में 10, 11, 12 की छुट्टी रहे। इसमें ही मुझे एक मतलब दिल्ली ही जाना है, एक शादी वादी है, तो उसमें कई बार समझ रहे हो ना, जाना ही पड़ता है यार, क्या कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ 10-20 में से एक आध ऐसी होती है जो अटेंड करनी ही पड़ती है। ठीक है जी। तो बस आप भी ऐसे ही अपना फटाफट से करियर आगे बढ़ाएं और हमें दावत दें। ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल और आज रात का शेड्यूल 4 बजे पता लगेगा, और इसके अलावा जो है बाकी मैं आपसे मुलाकात करूंगा थर्सडे को। पूरी जान लगाएं और मेक श्योर करें इन 3 दिनों को यूज करें। मुझे थर्सडे को रोना धोना नहीं चाहिए कि अरे सर कॉलेज खुल गए, दुनिया बर्बाद हो गई, टाइम नहीं है। नहीं, देखिए आप भागे नहीं चीजों से। जो मेंस वाले बच्चे हैं, मैं सभी से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज से लेकर थर्सडे मॉर्निंग तक मुझे आप रिपोर्ट देंगे कि मेंस में आप क्या तैयार करके अपना बैठे। ठीक है जी। चलिए, कल आपकी क्लास होगी या नहीं होगी बेटा, ये मैं आपको जो है रात तक बताऊंगा। अगर होगी तो रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास होगी। हिस्ट्री की अगली क्लास आपकी थर्सडे को ही है बेटा। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास आपको थर्सडे को ही मिलेगी। ठीक है जी। चलो, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें, और आपके डाउट्स में ले रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल आशु, अगर आप पढ़ पाए तो बिल्कुल पढ़ें, क्या दिक्कत की बात है। चलिए, अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोर्स से फायदा हो रहा है, बिकॉज मैं बिल्कुल मशक्कत से तहे दिल से आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो जो मैसेज है मेरे दिल का आपके दिल तक पहुंच रहा है। पूरी जान लगाएं, और मिलते हैं आप सभी से 4 बजे। थैंक यू।